हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टर्शरी सेक्टर के बारे में, क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में, क्वाइनरी सेक्टर के बारे में, उसमें हमने जो चीजें देखी थी उसी की अगली कड़ी के रूप में आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो अपना फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। देखिए, ज्योग्राफी में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको चीजों को क्या है कंटिन्यूएशन में समझने की कोशिश करनी है। आपके जो भी चैप्टर है, जो चैप्टराइजेशन की जो स्कीम है वो इसी तरीके से बनाई गई है कि आप पिछले चैप्टर की एक समझ बनाएं और उसको अप्लाई करें नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो आपको पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी तैयारी के दौरान भी इस चीज का क्या है ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें क्या है आपस में क्यूमुलेटिव है, आपस में जुड़ी हुई है। साथ ही बताना चाहूंगा कि आप समर्थ एग्जाम प्रेप की जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप कंटिन्यूएशन में सब्जेक्ट के वीडियो ज्योग्राफी के साथ में अदर सब्जेक्ट्स के जो वीडियो है कंटिन्यूएशन में आप प्राप्त कर सकें, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप नियमितता से वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। जैसी पिछली क्लास में हमने बात की थी, पिछली क्लास में क्या है इनका थोड़ा सा रेफरेंस आया था, सर्विस सेक्टर के अंदर हमने देखा था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को एक सेगमेंट के तौर पे। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को जब आप पढ़ेंगे तो इनमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रखनी है फैक्चुअल चीजें, एक आपको रखनी है कंसेप्चुअल चीजें। फैक्चुअल चीजें कैसी है? फैक्चुअल चीजें हैं जैसे हाईवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है। पहली बात तो यह होगी कि ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का है पूरी दुनिया में, फिर दुनिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, घनत्व है, देशों की रैंक है। आपकी एनसीईआरटी के बाहर फैक्चुअल चीजें नहीं पूछी जाएंगी, थोड़ी बहुत इधर उधर पूछी जाएगी, तो वो इस आधार पे पूछी जाएगी कि आपकी कंसेप्ट कितनी स्ट्रोंग है। और बेसिकली मैं इस क्लास में फोकस कर रहा हूं आपके लिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे, कि आप उस चीज को समझ पाए, कोई फैक्ट ऐसा आ जाए जो आपकी किताब में नहीं है तो आप उसको ड्राइव कर पाए। फैक्चुअल चीजों में और आपको क्या देखना है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखने के बाद आपको ये चीज देखनी है कि किसी देश में घनत्व किस तरीके का है, कौन सा देश रैंक में ज्यादा है। जैसे रेलवे में आपको देखना पड़ेगा, रोड में आपको देखना पड़ेगा, एयर में आपको देखना पड़ेगा, वाटर वाले में आपको देखना पड़ेगा। मेन रूट हैं जो दुनिया भर में फेमस हैं वो कौन कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनका किस तरीके से है और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये चीज आपको इनके अंदर बेसिकली देखनी है। कम्युनिकेशन में भी इसी तरीके से आपको चीजों को समझना है। एक कंसेप्ट में कंसेप्चुअल बेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इवॉल्व हुई है। अदर फैक्टर्स हैं जैसे कल्चरल फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, उनके साथ इसका किस तरीके से रिलेशनशिप है। साथ में जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं वो इसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो उससे क्या है एक अलग तरीके का पैटर्न अपने सामने निकल के आएगा, जो कि डेवलप्ड नेशन में अलग है, डेवलपिंग नेशंस में अलग है। तो इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इसमें क्या चीज होती है, नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मार्केट की जो चीजें होती है, लोहा है, एक बाजार है, और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो एक जगह पे नहीं पाई जाती। ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, उन चीजों को मिलाना। आप तक वो चीज कब पहुंचेगी, जब वो चीज एक जगह एक्यूमुलेट होगी, असेंबल होगी, और वहां पे जाके आप उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे। तो उस चीज को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या है हमारे पास ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या चीज करता है, आपसे पूछे क्वेश्चन के रूप में, तो भाई रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और मार्केट प्लेस को जोड़ता है, एक जगह पे लेके आता है ताकि वो हमारे लिए एक्सेसिबल हो सके। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स। वही बात आ गई, एक व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, एक व्यक्ति उपभोक्ता है, तो उत्पादक की चीज उपभोक्ता तक किस तरीके से पहुंचेगी उसका यही तरीका है। क्या चीज है, पहला तरीका क्या है उसका पहला तरीका है ट्रांसपोर्ट, कि वो चीज को लेके दूसरी जगह पे जाया जाए जहां पे उसकी आपूर्ति करनी है।
दूसरी चीज है कम्युनिकेशन। आप मान लीजिए कि आपको कोई चीज मंगवानी है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वो कोई पत्र लिखेंगे उनको, या आप एक फोन कॉल करेंगे, या आप एक ईमेल करेंगे, इस तरीके से एसएमएस करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपनी डिमांड बताएंगे और वो डिमांड आपकी डिलीवरी होगी। और ये पूरी प्रोसेस है उत्पादक से उपभोक्ता तक चीज पहुंचने की। ये क्या कहलाती है, ट्रेड, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में दी है। तो देखिए किस सीक्वेंस में चीजें चल रही है। तो ट्रेड बिना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ट्रेड एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, इसलिए ट्रेड को इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रखा है। इनके बीच क्या है लिंक बिटवीन, किसके बीच, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरियर्स थ्रू विच ट्रेड टेक प्लेस। कि जो एक नेटवर्क बनता है पूरा, नेटवर्क क्या चीज होती है, हमने कल देखे थे नोड्स। नोड्स में क्या था, कोई एक बिंदु था और दूसरे बिंदु से वो बिंदु जब जुड़ रहा है वो चीज क्या है, लिंक है। तो ये क्या है, एक लिंक एस्टेब्लिश करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच, जिसके थ्रू क्या है, ये कैरियर्स क्या करते हैं, चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, आप तक वो चीज पहुंच पाती है। अब अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो ये सेगमेंट है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट इन्होंने डील किया है, आपने अपनी किताब में देखा भी होगा, अब आपने अपनी किताब खोल भी रखी होगी। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको ये बात बता चुका हूं। एक तो आप पिछले वीडियो देखें, साथ में जिस तरीके के मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं उसको WH फोरम में अपने दिमाग में पहले फिक्स करें कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और जो चीज हाईलाइट अंडरलाइन की जाती है अपनी बुक में उसको आप हाईलाइट अंडरलाइन साथ में करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी चीज बाहर से नहीं है, आपकी एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी से ही चीजें पूछी जाएगी। ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, एक सर्विस है, एक सर्विस है ट्रांसपोर्ट, जो क्या करती है, फैसिलिटी देती है किसकी, फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन एंड गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये बिल्कुल सिंपल शब्द में आपको पता होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह पे व्यक्ति को, सामान को ले जाने की चीज है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। वो क्या है, माध्यम है ट्रांसपोर्ट। ये कितने माध्यम से हो सकता है, एक आदमी भी उसको लेके जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले डाकिया होता था, तो डाकिया एक तरीके से ट्रांसपोर्टर होता था, कैरियर होता था उस टाइम पे। एनिमल होते हैं, वो गाना आपने सुना होगा, कबूतर जा 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 पहली चिट्ठी प्यार की दे के आ, वो वाला। तो वो कबूतर जा जा था, वो एनिमल्स का। अब अपन देखते हैं ऊंट है, घोड़े हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो कि अपने जो मोटर कार हैं या रेल है, कैरियर जो एरोप्लेन्स होती हैं, कार्गो एरोप्लेन्स जो होती है वो हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सच मूवमेंट्स टेक प्लेस ओवर लैंड, वाटर, एयर और पाइपलाइन। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछेगा कि क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यही चीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि किस माध्यम से, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो पहला है लैंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर और चौथा है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन थोड़ा सा अपने लिए नया होता है। पाइपलाइन बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी पाइपलाइन होती है जिसमें ये जो सप्लाई सेंटर होता है, और ये क्या है, इसको प्राप्त करने वाला क्षेत्र होता है। यहां से क्या है, कोई चीज इसमें इनपुट की जाती है और यहां पे इसको क्या है, प्राप्त कर लिया जाता है। कई बार ये क्या है, बहुत लंबी होती है, जैसे तेल की पाइपलाइन, आपने लंबी लंबी पाइपलाइन सुनी होगी, तेल की, गैस की जो पाइपलाइनें हैं, इसमें क्या होता है, बीच बीच में सेंटर्स होते हैं। उन सेंटर्स पे क्या किया जाता है, इनके अंदर प्रेशर डाला जाता है ताकि जो फ्लो है, वो लिक्विड का जो फ्लो है वो कंटिन्यूएशन के अंदर बना रहे और अंतिम बिंदु के ऊपर उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ में कई बार किया जाता है कि वो जो लिक्विड होता है उसके अंदर कुछ पदार्थ मिला दिया जाता है। वो पदार्थ कैसे पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। उनको क्या किया जाता है, ट्रेस किया जाता है कि रास्ते में कहीं अगर पाइपलाइन में लीकेज हो तो ट्रेसर के माध्यम से ये पता चल जाता है कि ये चीज यहाँ पे लीकेज हो रही है। जैसे आपने शहरों में देखा होगा कि एक ट्रेसर लेके और पाइपलाइन के ऊपर ऊपर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पाइपलाइन में पहले वो रेडियो एक्टिव डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि कहीं भी अगर पानी निकल रहा है तो रेडियो एक्टिव की मात्रा ज्यादा दिखाएगा, उससे पता चल जाएगा पाइपलाइन में क्या है, लीकेज है। रोड्स, रेलवे फ्रॉम पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर आती हैं कौन, रोड और
रेलवे किसके अंदर, लैंड में। अब इनमें हम क्या है कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, कंटिन्यूएशन में आपके चैप्टर में दिया हुआ है। शिपिंग है ये किस में आती है, वाटरवे में आती है। एरोप्लेन्स है ये किस में आएगी, एयरवेज में आ जाएगी। और पाइपलाइन है वो किस में आ जाएगी, पाइपलाइन में आ जाएगी। उसमें क्या है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ओर्स को लिक्विड फॉर्म में भेजा जाता है, जिससे आपको ताजुब होगा कि लोहे को भी पाइपलाइन से भेजा जाता है। लोहे की क्या स्लरी बनाई जाती है और लिक्विड के साथ घोल के प्रेशर के साथ उसको भेज दिया जाता है। न्यूजीलैंड में और डेनमार्क में ऐसे देश हैं जहां पे क्या है बहुत बड़े स्तर पे डेयरी होती है, तो वहां पे क्या है अपने फार्म से पाइपलाइन के माध्यम से दूध प्रोसेसिंग सेंटर तक भेजा जाता है, सप्लाई सेंटर तक, आगे जहां सप्लाई करनी है वहां तक भेजा जाता है। तो इन चीजों को अपने को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, सहजता के साथ समझना है। और लगातार वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि अपने पैशन को बनाए रखना है, और पैशंस को बनाए रखना है। जितना सहजता से आप चीजों को समझेंगे उतना ही ज्यादा कंटेंट आप एग्जाम तक लेकर जा पाएंगे। असल बसल में ना रहे कि यहां से पढ़ लूं, वहां से पढ़ लूं, ये क्लास कर लूं, वो क्लास कर लूं। कोई भी क्लास करें आप, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो करें, कुछ चीजें खुद लिखें, अपनी बुक में अंडरलाइन करें और उन चीजों को फिर रिवीजन करें। अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा ज्यादा जगह से पढ़ने से या ज्यादा किताबों से पढ़ने से। अब लैंड ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो आपने बचपन में अपने जैसे दादा दादी नाना नानी पे अपन क्या सुनते थे, छोटी छोटी लोरियां बोलते थे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो हाथी घोड़ा पाल की आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया है, पालकी शब्द दिया है कि पालकी होती थी पहले, जिनको क्या थे, कहार लोग थे। कहार वर्ड ही इंग्लिश में कहार वर्ड ही लिखा है, पालकी पालकियां बोलते हैं उसको, और पालकी हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या होता था, जैसे वधू होती थी उसको क्या एक लकड़ी से जोड़ के एक बॉक्स सा जुड़ा रहता था जिसमें वो बैठती थी और दो लोग उसको लेकर जाते थे, जिन्हें कि कहार बोला जाता था। तो हमने एक चीज देखी कि ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वो क्या है, हमने जो R&D की चीजों के ऊपर हमने जो चीजें सीखी, नेचर के साथ एडजस्टमेंट करके, उसमें चेंज करके, उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के बिहार पे चीजें आई हमारे सामने और हमने नए नए माध्यम, नई नई चीजें अपनाई जो कि हमारा समय बचा सके, जो हमारे खर्चे को कम कर सके। तो उस बिहार पे क्या हुआ कि पालकी से आज हम देखते हैं कि एरोप्लेन आ गई, बुलेट ट्रेन आ गई, इस तरीके की कंसेप्ट हमारे सामने आ गई। द रिवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट came about only after the invention of steam engine, 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी है ना, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एक लैंडमार्क है। हमने पॉपुलेशन सेगमेंट पढ़ा था पहले। 18th सेंचुरी में हमने क्या देखा था, पूरी दुनिया में 18th सेंचुरी तक जितनी पॉपुलेशन बढ़ी थी, 1 मिलियन हुई थी, उससे अगले 200 साल में, फिर 100 साल में, फिर 50 साल में, फिर 30 साल में दुगनी होती चली गई। इसका मतलब ये एक ऐसा टाइम था, कुछ तो हुआ होगा। तो ये वो ऐसा टाइम था जब दुनिया के अंदर बड़े स्तर पे खोजें की गई थी, तो साइंटिफिक खोजें भी थी, भौगोलिक खोजें भी थी। साइंटिफिक खोजों में क्या था, आविष्कार किए गए जिनमें एक भाप का इंजन भी था, जिससे क्या है आगे रेलगाड़ियां चली, उद्योग धंधों के अंदर एक नई जान फूंक गई। जो काम 100 लोग करते थे एक मशीन करने लग गई, औद्योगिक क्रांति का आधार बन गई। और 18वीं सदी वही युग था जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई और अलग अलग तरीके की क्रांति हुई। जैसे राजशाही थी वो खत्म होकर बहुत से देशों के अंदर जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट आई। तो 18वीं सेंचुरी थी, उसमें भाप का इंजन का आविष्कार हुआ था, जो कि एक लैंडमार्क था, जिसने ट्रांसपोर्ट का मोड था उसको क्या है बिल्कुल ही बदल दिया। द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज 18, आपको इसको फैक्ट के तौर पे याद रखना है। ये चीज आपकी समझने की है कि 18वीं सेंचुरी का महत्व। ये चीज है कि 1825 में पहली रेलवे चलाई गई थी, परहैप्स कहां से, स्टेक्टन और डार्लिंगटन के बीच में चलाई गई थी, जो कि कहां पर थे, नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर। तो आपसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रेलवेज बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट फॉर्म ट्रांसपोर्ट इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि भाई रेलवे है वो सबसे फास्ट और सबसे एफिशिएंट क्या बन गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया। लेकिन मानव रुकता नहीं है, मानव लगातार प्रगतिशील रहता है, लगातार नई सोच के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो राइट बंधु थे, उन्होंने एक और राइट चीज कर दी, एरोप्लेन का आविष्कार हो गया। अब फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो कौन सी चीज है, अब फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट में आती है अपनी एयर सर्विसेज।
Among the newer developments, land transport and pipelines, ropeways and cableways. अब नए जो चीजें आ रही है कि ट्रांसपोर्ट में नए जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में अपन बहुत सी चीजें अब नई नई चीजें देख रहे हैं, जैसे मॉडर्न स्टाइल की जो रोड बनने लगी हैं, मॉडर्न स्टाइल की गाड़ियां बनने लगी हैं, तो उससे क्या है लैंड ट्रांसपोर्ट भी पहले से क्या है बेटर हो गया है। पाइपलाइन आ गई है, रोपवे आ गए हैं और केबल्स आ गए हैं। ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में तीन नई चीजें अपने पूछे क्वेश्चन में सेगमेंट के तौर पे, तो आपको बस इसको फैक्टोरियल तौर पे याद रखना है, पाइपलाइन, रोपवे और केबलवे, जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ये नई चीजें जुड़ गई। इसमें क्या होता है, पाइपलाइन की हमने बात कर ली। रोपवे क्या होता है कि एक जैसे पहाड़ी एरिया में बेसिकली जहां पे एक रोड बनाना, रेल बनाना मुश्किल होता है, चीजों की डिलीवरी करने के लिए एक रोपवे बना दी जाती है, उस रोपवे के सारे क्या है चीजों को डिलीवर कर दिया जाता है। केबल वे भी रोपवे जैसी ही चीज है, केबल के माध्यम से उन चीजों को भेज दिया जाता है। लिक्विड लाइक मिनरल, ऑयल, वाटर, सलजेस एंड सीवर आर ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइन। ये सारी चीजें हैं पानी के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा लिक्विड फॉर्म में इनको क्या है, अपशिष्टों को भी और मिनरल्स को भी, लिक्विड को भी, ऑयल को भी, हर चीज को क्या है इनके द्वारा भेजा जाता है। किनके द्वारा, आज के टाइम में पाइपलाइन के माध्यम से। अब अपन बात करेंगे पैक एनिमल्स की। पैक एनिमल आपके बॉक्स में दिया हुआ है, पैक एनिमल कुछ भी नहीं है, बोझा ढोने वाले एनिमल हैं, पर आपके बॉक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं तो फिर कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को पढ़ते समय बॉक्स को जरूर पढ़ें, बॉक्स को समझने की कोशिश करें। और मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं बॉक्स की मैं यहाँ इंक्लूड भी कर देता हूँ, पूरा बॉक्स भी इंक्लूड कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप कोई चीज छूटे तो आप उसे खुद पढ़ें। इसमें क्या है भाई, जैसे हॉर्स है, हॉर्स है जो गाड़ी में, ऊंट है, अपने लोकल उसमें बात करें तो बैलों से भी अपने यहाँ ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, भैंसा गाड़ी से भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। पहाड़ी एरियाज में क्या है, याक से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कई जगह लामा से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ये जो नाम दिए हैं आपको इतना याद रखना है कि ये जो नाम दिए हैं इनको ये पूछ ले कि इनसे किस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, आपके बस इतना ही इंपॉर्टेंट। अब डॉग्स का इसने दे दिया तो आपको लगेगा यार डॉग्स से कैसे, तो आप तो ज्योग्राफर हो, आपने पढ़ा होगा कि एस्किमो लोग हैं वो स्लेज गाड़ी बना के और कुत्तों के द्वारा उसको खिंचवाते हैं बर्फीले क्षेत्र में। कुत्ते क्या है, उनमें सूंघने की ज्यादा क्षमता होती है, तो बर्फीले तूफान में भी वो क्या है रास्ता भूलते नहीं है और व्यक्ति को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। अब अपने हाईवे की बात आ गई। अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन में मॉडर्न तरीके की बात करें तो पहली सेगमेंट आ गया अपना हाईवे। अब अपना हाईवे में बात करेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसके और जो फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। हाईवे में क्या है, हाईवे आर मेटल रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस। तो ये क्या है भाई, हाईवे को बनाने का एक तरीका होता है, कंक्रीट को एक सतह के इधर सतह बिछा के एक कठोर सतह तैयार करके हाईवेज बनाए जाते हैं। उसके ऊपर क्या किया जाता है, हाईवेज के ऊपर एक निश्चित लेंथ रखी जाती है, एक विड्थ रखी जाती है और अनेक लाइन बनाई जाती है, जिसमें एक में यात्री गाड़ियां चलती हैं, एक में फ्रेट गाड़ी चलती है, एक में दुपहिया गाड़ियां चलती हैं, ताकि निर्बाध क्या है परिवहन को बनाया जा सके। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन मैनर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट, इस पे क्या है हो सके। ठीक है, इस पे इंटरप्शन क्या है ना हो, बाधा ना आए, बीच में बार बार रुकना ना पड़े, ताकि लंबी यात्राएं की जा सके। इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक्ड थ्रू हाईवेज। भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड इसीलिए हैं, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी धमनियां कौन है। जैसे हमारे हृदय के अंदर किसी भी देश का हृदय क्या है, उस देश की अर्थव्यवस्था है, बाजार है। और जैसे हमारे शरीर के अंदर खून की सप्लाई कौन करती है, हमारी धमनियां, सिराएं खून को लाना ले जाना वाला काम करती हैं। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वही चीज काम करता है, अर्थव्यवस्था तक चीजों को लाना, कच्चा माल लाना और तैयार माल को पहुंचाना, सप्लाई चेन को दुरुस्त करता है ट्रांसपोर्टेशन। तो डेवलप्ड कंट्रीज में जितने भी सेंटर्स हैं वो बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो डेवलप हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज कर ली। जो भी कंट्री डेवलप्ड होना चाहती है उसको ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा बनाना
पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो एजुकेशन, ये चीजें नहीं होगी तो आप डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। ये बेसिक नीड्स हैं जिन डेवलपमेंट के लिए जो कि आपको चाहिए। नॉर्थ अमेरिका हाईवे डेंसिटी इज हाई अबाउट 0.65 किमी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पूरे के अंदर ही, क्योंकि डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, दो ही देश हैं इसके ऊपर बेसिकली बात की जाए तो, बड़े अमेरिका और नीचे छोटे मोटे जैसे मैक्सिको है, लेकिन जो बड़े दो देश हैं वो हैं अमेरिका और कनाडा, और वो दोनों ही क्या है, एक तरीके से डेवलप्ड नेशन है। तो वहां पे क्या है, ज्यादा डेंसिटी है। और कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो हाईवे से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो, और सिटीज हैं वो क्या है, हाईवे के ऊपर हैं, और कहाँ है, पैसिफिक कोस्ट पे है वेस्ट में, और वेल कनेक्टेड टू अटलांटिक कोस्ट ईस्ट। पूर्व के जो शहर हैं अटलांटिक की तरफ, इसका ज्यादा विकास हुआ है, हमने पहले भी बात की थी, और पश्चिम के जो शहर हैं वो वेल कनेक्टेड हैं किससे, रोड से, बेसिकली हाईवे से। द सिटीज ऑफ कनाडा इन द नॉर्थ आर लिंक्ड विद दोज ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। अब कनाडा की जो चीजें हैं वो नीचे साउथ तक जुड़ी हुई हैं, तो एक तरीके से पूरा ग्रिड पैटर्न बना हुआ है किसके अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो ये कुछ नाम है, आपकी जो कंसेप्ट थी वो आपने इसके अंदर देख ली, कुछ ये नाम है ये आपको याद रखने हैं। एक ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक है जो कि वैंकूवर को किससे जोड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया एक रीजन है, ईस्ट किसके ऊपर, वेस्ट कोस्ट के ऊपर, कनाडा के वेस्ट कोस्ट पे वैंकूवर है। अगर आगे भी नाम आएगा मैप में भी मैं आपको शो करूंगा, वैंकूवर से व्लादिवोस्टॉक तक वो जाती है, इनकी वो जाती है, ट्रेन जाती है सॉरी सेंट जोन तक। व्लादिवोस्टॉक एक्चुअली में आपके आएगा किसमें, साइबेरियन रेलवे वाले सेक्शन के अंदर। तो ये नाम पूछे और इसके ऊपर सिटी के एलोकेशन पूछ ले तो आपको इसको क्या है, याद रखना है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे है वो वैंकूवर, जो कि कहां पे, वेस्ट कोस्ट पे है, और ईस्ट कोस्ट पे कौन है, सेंट जोन्स है, कहां पे, न्यूफाउंडलैंड में। इन दोनों को क्या है, जोड़ता है। एंड अलास्कन हाईवे एडमंटन को किससे, कनाडा का है, और एंकोरेज कहां का है, अलास्का का। अब देखो क्या है बात ये है भाई, अमेरिका का ये रीजन है ऐसे, ठीक है, ये लेक्स वाला रीजन है, और ये यहां से लाइन जाती है, यही ऊपर कनाडा है, ये तो कनाडा है, और नीचे क्या है, यूएसए है। और ये रीजन है ना, ये अलास्का रीजन बोला जाता है, और ये यूएसए के अंडर में है। तो कह रहा है कि एक रोड ऐसी भी है जो इसको जोड़ती है ऊपर से नीचे। बस आपको इतना ही इसके अंदर याद रखना है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ये कहां पर है, अब नाम याद रखना है, स्टुअर्ट नाम आ गया ना आपके, तो आपको कहां याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये कहां है, डार्विन को जोड़ता है किससे, मेलबोर्न से, ठीक है। कहां से, बीच के जो सेंटर्स हैं, टेनेंट क्रीक से, एलिस स्प्रिंग से होते हुए जोड़ता है। अब ऑस्ट्रेलिया कैसे है अपना, इस तरीके से अपना ऑस्ट्रेलिया है। डार्विन कहां पर है, यहाँ पे एक और वो है बिंदु सा, यहाँ पे क्या है, डार्विन है, और यहां से मेलबोर्न तक क्या है, इस तरीके से जोड़ता है। बीच में क्या है, एलिस स्प्रिंग है। तो इस तरीके से जो स्टुअर्ट हाईवे है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। यूरोप की बात करी जाए तो यूरोप कह रहा है कि भाई लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड वेल डेवलप्ड हाईवेज नेटवर्क, बट हाईवे फेस ए लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवे एंड वाटरवे। अब आपसे सवाल बनेगा यहां से कि भाई ये लाइन आपको क्या है, याद रखनी है, यूरोप भी डेवलप्ड है तो वहां पे बहुत अच्छा नेटवर्क है, लेकिन वहां पे कंपटीशन है किससे, रेलवे से और वाटरवे से। यूरोप के अंदर क्या है, बारहमासी नदियां बहती हैं, और बड़ी बड़ी नदियां जिनके अंदर आसानी से स्टीमर चल सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे कि जहां पे रेलगाड़ी चल सकती है वहां पे मोटर गाड़ी का क्या काम है, जहां पे जहाज चल सकती है पानी वाली वहां पे अपने को कार चलाने से या ट्रक चलाने से कोई फायदा नहीं है इकोनॉमिकली। क्यों,
क्योंकि वो दोनों ही माध्यम क्या है, इकोनॉमिकली बहुत सस्ते पड़ते हैं अगर सामान को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर रेलवे की और इनकी भी स्पीड काफी ज्यादा हो गई है। तो इस हिसाब से क्या है, इनका कंपटीशन है यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर फोकस का एरिया कौन हो जाता है, रेलवेज और वाटरवेज अब फ्यूचर में फोकस का एरिया है यूरोपियन इकोनॉमी के हिसाब से। रसिया की बात की जाए, डेंस हाईवे नेटवर्क है, इज डेवलप्ड इन इंडस्ट्रियल एरिया। रसिया क्या है, बहुत ज्यादा है और उसके अंदर बहुत सा एरिया ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, जहां की पॉपुलेशन नहीं है। तो उस एरिया के अंदर क्या है, रोड या किसी भी तरीके का नेटवर्क बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो वेस्ट रीजन है ना, जहां पे मास्को है और जो यहाँ के लोह उद्योग ज्यादातर स्थित हैं, उसी पेटी के अंदर यूराल वाला जो क्षेत्र है, उसी में क्या है, ज्यादातर कनेक्टिविटी हाईवे वाली देखने को मिलती है। द इंपोर्टेंट मास्को व्लादिवोस्टक हाईवे, नाम आया ना व्लादिवोस्टक, मास्को से व्लादिवोस्टक। अब व्लादिवोस्टक बिल्कुल पूरी छोर पे है और मास्को इस छोर पे है। तो मास्को से व्लादिवोस्टक तक सर्व करता है, जो कि ईस्ट रीजन में है। ड्यू टू द वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, हाईवे इन रसिया आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रेलवे। भाई एक ट्रक से आप कितना सामान ले जा सकते हो, और एक रेल में आप हजारों ट्रक जितने सामान उसके डब्बों में भर के एक साथ ले जा सकते हो। उसी ऊर्जा, उससे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लगेगी, लेकिन पर ट्रक के हिसाब से जो ऊर्जा लगती है उससे काफी कम ऊर्जा लगती है। निश्चित आपूर्ति कम समय में आप कर सकते हो। तो वहां पे एक तरीके से रेलवे है ना, वो क्या है, सप्लाई चेन को मेंटेन रखती है, आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखती है। तो साइबेरिया के बड़े क्षेत्र, रूस के बड़े क्षेत्र को देखते हुए हाईवे है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रेलवे है। जो अंडरलाइन वाली जो चीजें हैं वो आपके लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्या है, याद रखनी है। चाइना में, चाइना भाई एक ऐसा कंट्री है जो जल्दी ही वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसने काफी ग्रोथ की है पिछले समय में। तो सीधी सी बात है, इसकी जितनी भी मेजर सिटीज हैं, मेजर एरियाज हैं, वो क्या है, क्रिस क्रॉस तरीके से, जिग जैग तरीके से आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। इंडिया की बात करें तो बहुत सारे हाईवे लिंक हैं और जितने बड़े मेजर टाउन और सिटीज हैं वो इसके द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 7 क्या है, देश का सबसे लंबा हाईवे है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। आपको याद क्या रखना है, अब इसका नाम बदल के नेशनल हाईवे नंबर 44 कर दिया गया है। ये आपको समझ के चलना है। अगर 44 ऑप्शन में आता है, 7 आएगा तो 7 ही करना है, लेकिन ऑप्शन में अगर 44 आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 44 आपका आंसर हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलाइट की बात की थी हमने कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये 4 बड़े जो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चारों छोर के ऊपर इंडिया के, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, इनको जोड़ता है। साथ में बीच में बेंगलोर पड़ता है, इसको भी जोड़ता है। यहाँ पे हैदराबाद पड़ता है, इसको भी कनेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से इसको क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है, जो कि एक हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना है। महत्वाकांक्षी परियोजना क्या होती है, जिसके बारे में, जिसपे हम क्या है, फ्यूचर में हमारा एस्पेक्ट है कि हम इसको और ज्यादा बनाएंगे। एक प्लानिंग से जुड़ी हुई चीज है जो कि अभी पूरी तरह अचीव नहीं हुई है। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के अंदर क्या है, अफ्रीका के अंदर भी चीजें हैं, लेकिन ये कम डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, पूरा कॉन्टिनेंट है, वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। तो इसके जो डेवलप्ड रीजन है ना, वही वेल कनेक्टेड है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका है, अफ्रीका के ज्यादातर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट दक्षिणी अफ्रीका में, फिर नाइजीरिया हो गया, इधर अपने मिस्र हो गया। तो ये जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर क्या है, वेल डेवलपमेंट है, तो वहां पे वेल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। फिर एक टर्म आएगी आपके एनसीईआरटी में, बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स बेसिकली होते क्या हैं, किसी भी देश की जो सीमा होती है, उस सीमा के ऊपर जो रोड बनाई जाती है उसे बॉर्डर रोड बोला जाता है। और इसको ज्यादातर क्या किया जाता है, इसको मिलिट्री वाले जो संचालन क्षेत्र है उसके अंडर में रखा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए, जैसे भारत में हाईवे कौन बनाता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, लेकिन बॉर्डर रोड कौन बनाता है, BRO। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये बॉर्डर रोड है, ये स्ट्रेटेजिक महत्व के होते हैं और आसपास के जो एरिया है उनको कनेक्टिविटी भी प्रदान करते हैं।
अब अपन बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे की जब बात कर रहे हैं तो वही बात है इसमें कि दुनिया में इसका पैटर्न देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेलवेज होंगी, उनका अपन क्या है उनकी बात करेंगे, उनका नाम देखेंगे। रेलवेज आर मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये क्या करती है, बल्कि गुड्स को और बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को और लंबी दूरी की थोड़ी यात्रा करने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे को क्या है, गेज के आधार पर बांटा गया है। आप जानते होंगे नैरो गेज है, मीटर गेज है, स्टैंडर्ड गेज है। तो इनके आपसे पूछ सकता है, मिलान करवा के क्वेश्चन बना सकता है कि भाई ब्रॉड गेज क्या होती है, जो 1.5 मीटर से ज्यादा हो ब्रॉड गेज है, 1.44 मीटर से ज्यादा है वो स्टैंडर्ड गेज है, 1.44 है जिसमें मीटर गेज है 1 मीटर है, और उससे भी कम है तो वो नैरो गेज है। और दुनिया में अब नैरो गेज लगभग लगभग क्या है, बंद होती जा रही है। और स्टैंडर्ड जो गेज है वो सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल की जाती है, यूके के अंदर इस्तेमाल की जाती है। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ट्रांसपोर्ट में रेलवे में अगर स्टेटमेंट बना के दे दे कि इनमें कौन सा ठीक है, तो रेलवे का इस्तेमाल भारी सामान और यात्रियों को लंबी दूरी तक ले जाने में किया जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल किया जाता है। फिर कह रहा है कि भाई दुनिया में इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी जो पटरी है बिल्कुल है। स्टैंडर्ड गेज का अधिकांश इस्तेमाल यूके में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। नैरो गेज का इस्तेमाल, भारत में नैरो गेज का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन आपको कुछ चीजें एडिशनल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि नैरो को हमने क्या है हटा दिया है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या चीजों को थोड़ा समझना है। कम्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। ये चीजों को एक स्थान से दूसरी स्थान पे ले जाने के लिए ये होती है, और ये बेसिकली होती किसके लिए है, यात्री वाहन के रूप में होती है। तो ये कहां पर होती है, ज्यादा फेमस है यूके में, यूएसए में, जापान में और इंडिया में। यहाँ पे डेली माइग्रेशन होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शहर जाते हैं, काम करके आते हैं, डेली माइग्रेशन भी करते हैं, साथ में शहर से गांव या दूरस्थ क्षेत्र है उनको जोड़ने के लिए, कच्चा सामान लाने के लिए। तो जो श्रमिक वर्मिक होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, शहरों से जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये चीज है। और ये यूके, यूएसए, जापान में क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारे पैसेंजर को रोज लेके जाती है। यूरोप हैज वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क्स। अब यूरोप क्या है, दुनिया का कॉन्टिनेंट स्तर पे बात करें तो दुनिया का सबसे सघन जालों में से एक किसके पास है, यूरोप के पास। किसका, रेलवे का। देर आर अबाउट 4,40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे, मोस्ट ऑफ विच इज डबल और मल्टीपल ट्रैक। एक तो देखो भाई 4,40,000 तो किलोमीटर लंबी रेलवे है, और उसमें ज्यादातर कैसी है, डबल और ट्रिपल ट्रैक वाली है, सिंगल ट्रैक वाली भी नहीं है। तो आप इसकी लेंथ देखो कितनी ज्यादा लेंथ हो जाएगी। बेल्जियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। दुनिया में कौन है, हाईलाइट है, अंडरलाइन है, आपको इसे याद रखना है, गलत नहीं करना है, एग्जाम में ऐसी चीजें आएंगी। बेल्जियम क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी रखता है, 1 किलोमीटर पे 6.5 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर रेलवे उसके पास है। द इंपोर्टेंट रेल हेड्स आर लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स। ये आपसे नाम नहीं पूछेगा, ये वाले नाम नहीं पूछेगा, बेल्जियम पूछ सकता है आपसे। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन फ्लाइट इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज। यहाँ पे क्या है, फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट का मतलब होता है मालवाहन, मालवाहन की जगह इनके अंदर ज्यादातर के अंदर किस पे इंपॉर्टेंस है, पैसेंजर के ऊपर। तो आपको क्या करना है, इस चीज को याद रखना है कंसेप्ट के तौर पे। यूरोपियन रेलवे के बारे में क्या सत्य है, यूरोप दुनिया का एक सघनतम रेलवे जाल रखता है, बिल्कुल। यूरोप के अधिकांश रेलवे जाल हैं वो डबल ट्रैक, सिंगल ट्रैक हैं, बिल्कुल ठीक है। और वहां पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के ऊपर अधिकांशतः ज्यादा ध्यान दिया जाता है फ्रेट कॉरिडोर के बजाय अधिकांश देशों में यूरोप के, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से अपने को समझ के चलना है। अंडरग्राउंड रेलवे आर इंपोर्टेंट इन लंदन एंड पेरिस। अब भाई ये टनल ऑपरेटेड इन यूरो टनल ग्रुप, इनमें क्या होता है, अंडरग्राउंड ट्रेन बना दी जाती है, ऊपर की गतिविधि उससे क्या है बाधित नहीं होती, अंडरग्राउंड निर्बाध तरीके से ट्रेन चलती रहती है, उसके बीच में किसी तरीके की बाधा नहीं आती। एक्सीडेंटल जो बाहर की चीजों की वजह से भाई कोई जानवर आ गया, कोई ऐसी चीज होगी, वो क्या निर्बाध तरीके से चीजें चलती रहती है। इंग्लैंड अंडरग्राउंड जो टनल है उसके माध्यम से क्या है,
लंदन को किससे जोड़ रखा है, पेरिस को जोड़ रखा है, फ्रांस तक उसने अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से अपनी ट्रेन जोड़ रखी है। ट्रेन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस हैज नाउ लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। अभी इसके स्टार लगा रहा हूं, इसको गलत नहीं करना है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज क्या होती हैं, जो पूरे कॉन्टिनेंट को क्या कर जाती हैं, कवर कर जाती हैं। वो क्या है, वो अपनी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे क्या कर रही है, कम होती जा रही है। नाउ लॉस्टिंग देयर इंपॉर्टेंस। जैसे यूरोप में हमने देखा था कि रेलवे इज लॉस्टिंग इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ न्यू डायमेंशंस। रोड्स आर लूजिंग इंपॉर्टेंस इन यूरोप। व्हाई? न्यू डायमेंशन क्या थे वहां पे, रेलवे और वाटरवेज। उसी तरीके से कह रहा है कि पूरी दुनिया में रेलवे के जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल, जो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करने वाले जो रेलवेज के बड़े ट्रैक्स थे, वो अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्विकर मोड्स है ना ट्रांसपोर्ट के, वो आ गए हैं, जिनमें एयरवेज है और रोडवेज है। तो इनका क्या है, महत्व कम होता जा रहा है। अब सवाल बनाएगा कि भाई दुनिया के अंदर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ गए बात? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कम हो रहा है। कारण पूछेगा तो आपने को पता है कि जो तीव्र गति के और माध्यम आ गए, रोड वाले माध्यम या एयर वाले माध्यम, उन्होंने क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। अब इसका क्या है, दुनिया के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी पूरी दुनिया में किस तरीके से फैला हुआ है, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। तो पहली बात है, रेलवे की जो पहली चीज है वो है रसिया वाला रीजन। हमने देखा था कि जो रसिया है उसका सिर्फ वेस्टर्न पार्ट ही वेल डेवलप्ड है, तो रोड का ज्यादातर जाल क्या था, वहीं पे बना हुआ था। साथ में रसिया का अधिकांश हिस्सा है वो अवास्य है, मतलब वहां पे लोग बसे हुए नहीं है, तो वहां पे रोड बनाना इकोनॉमिकल नहीं है। तो वहां पे मेनली सप्लाई चेन का काम कौन करती है, रेलवे करती है। तो रसिया के अंदर रेलवे नेटवर्क क्या है, बहुत ज्यादा विकसित है। रेलवे नेटवर्क विकसित होने के लिए दो और चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए तकनीक और दूसरी चीज चाहिए लौह इस्पात। तो अपने को पता है कि रसिया क्या है, लौह इस्पात में भी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लोहे वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। तो रेल नेटवर्क का वहां पे काफी ज्यादा विकास हुआ है। रेलवे अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे देश का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका लगभग 90% वहां पे रेलवे ही कवर करती है। हाईवे वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटरवे भी इंपॉर्टेंट नहीं है रसिया के अंदर। ज्योग्राफिकली आपको समझना है क्यों नहीं है, क्योंकि भाई रसिया एक ऐसा कंट्री है जो 8 से 9 महीने तक क्या है, अधिकांश हिस्सा उसका जमा रहता है। उसकी नदियां क्या है, जम जाती हैं। तो उसकी नदियां जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी नदियों की तरह नौकायन के काम में नहीं आ सकती, बोटिंग के काम में नहीं आ सकती। इसलिए वहां पे बचता कौन है, मेनली वहां पे प्रोमिनेंट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बच जाता है वो बच जाता है अपना रेलवे। तो इसके जो कारण है वो भी अपने को दिमाग में रखना है, ताकि अपने फैक्ट्स है वो ज्यादा हम अपने दिमाग में रिटेन रख पाए। वेरी डेंस नेटवर्क है वेस्ट ऑफ द यूराल्स से लेके मास्को। अब अपन इसका एक जो ग्राफ है वो देखेंगे, भाई रसिया पूरा, ये तो यूराल पर्वत है और यहां से लेके ऐसे, और ये कमचटका पेनिसुला है, यहां तक रसिया फैला हुआ है। दो कॉन्टिनेंट के अंदर, पूरी दुनिया में एक ही देश है जो दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। यूरोप में पड़ता है कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है। यहाँ पे है मास्को। मास्को में क्या है, मास्को तुला बोला जाता है, दो क्षेत्र जुड़े हुए शहर है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा बनता है। और यहाँ पे व्लादिवोस्टोक है। तो यहां से लेकर इन्होंने ट्रांस साइबेरियन रेलवे बिछा रखी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। और यहां से ये अब धीरे धीरे इसको इधर चाइना की बीजिंग से, यहाँ पे मंगोलिया का उलान बटोर है, इनसे जोड़कर इसी के माध्यम से पूरे एरिया के अंदर अपनी कनेक्टिविटी सप्लाई चेन डेवलप कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट रेल हेड विद मेजर लाइंस to different part of the country, vast geographical area, underground railway and commuter trains are also important in Moscow। मास्को के अंदर कह रहा है, मास्को रीजन में कह रहा है बेसिकली कि भाई वहां पे अंडरग्राउंड ट्रेन और जो कम्यूटर यात्री ट्रेन है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रसिया में ट्रेन का जो मेजर काम है वो एक सप्लाई व्हीकल के रूप में है। बेसिक जरूरत की जो चीजें हैं पूरी रसिया में सप्लाई का काम कौन करता है, ट्रेन करती है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो फिर वही बात, कोई सा भी ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी चीज हो दुनिया में, आपको दो चीज याद रखनी है, जिसके पास है उसके पास और ज्यादा होता जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास आएगी वो चीज।
उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप दुनिया के विकसित देश हैं। तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं ये यहाँ पर पाई जाएगी, या ये कह सकते हो कि ये चीजें यहाँ पर थी, इन्होंने ये चीजें अचीव की, तभी आज ये दुनिया में विकसित देशों में गिने जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क। अभी अंडरलाइन में आपके सामने है कि दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक नेटवर्क है नॉर्थ अमेरिका के पास। वन ऑफ द में आपको क्या समझना है, ये वन नहीं है, में से एक, बड़ों में से एक है। ये नहीं है कि इसका मतलब कि वन है, तो वन में क्या है, लैंग्वेज से पूरा क्वेश्चन क्या है, चेंज हो जाता है। अकाउंटिंग फॉर नियरली 40% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल। अब पूरी दुनिया का लगभग 40% जो रेल नेटवर्क है ना, वो उत्तरी कॉन्टिनेंट के रूप में बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका एक अकेला कॉन्टिनेंट है जो दुनिया के 40% रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का कवर करता है। अब इसके जो ट्रांसपोर्टेशन में इसमें क्या चीज है, इसमें ओर्स हैं, ग्रेन्स है, टिम्बर है, मशीनरी है, ये सारी चीज क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाई जाती है। फिर इसने क्या बात कही है, देन पैसेंजर्स। आपने इस लाइन को एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है। हमने क्या देखा था कि भाई यूरोप के अंदर बहुत सारे देश पैसेंजर्स को प्रायोरिटी देते हैं रेलवे में माल की बजाय। अमेरिका के अंदर ट्रेनें चला रखी हैं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, फ्रेट कॉरिडोर के रूप में चला रखी है। पैसेंजर्स है वहां पे अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमने देखा था हाईवे भी बहुत ज्यादा विकसित है और एयरवे भी वहां पे बहुत ज्यादा विकसित है, जो कि हम आगे बात करेंगे। द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इज फाउंड इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड रीजन ईस्ट सेंट्रल यूएसए। अपन ने दुनिया में एक चीज देखी है कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है, उसी तरीके से पूरे देश के अंदर भी डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। बात करें अमेरिका की तो अपना भाई ये नॉर्थ अमेरिका है, और इसी तरीके से अपना ये यूरोप वाला रीजन है। ये आपके थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं इसका। तो ये वाला जो रीजन है ना, पूर्वी भाग अमेरिका का यही हिस्सा डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप्ड है, और यूरोप का ये पश्चिम वाला हिस्सा ज्यादा डेवलप्ड है। इसलिए अपन जल मार्ग वाले में देखेंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रांड ट्रंक रूट बोलते हैं इसको जल मार्ग में, कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी रूट है वो यही वाला रूट है, क्योंकि इसके अंदर जल मार्गों के अंदर जो यातायात होता है, माल का आवागमन होता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा इसी रूट से होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरियाज हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। द मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क फाउंड इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन में यूएसए के में, और वो भी उसका कौन सा हिस्सा है हमने बात कर ली, उसका जो पूर्वी हिस्सा है अमेरिका का, और साथ में जो कनाडा का भी, उससे ग्रेट लेक्स है ना अमेरिका के बीच में, जो ग्रेट लेक्स पड़ती है और यहां से सेंट लॉरेंस नदी जाती है। तो आप ये मान लो कि ये हिस्सा है ना, नीचे ये मिसिसिपी नदी का डेल्टा मान लो, तो ये रीजन है ना, यही इसका सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, और इसी के अंदर कह रहा है कि रेलवे का डेंस क्या है, नेटवर्क बना हुआ है। In Canada, railways are in the public sector and distributed all over the populated. पब्लिक सेक्टर में होने की वजह से क्या फायदा है भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लाभ के लिए कोई चीज चलाता है, लेकिन रसिया के अंदर ये पब्लिक सेक्टर की यूनिट होने के बाद वहां पे जो लेस पॉपुलेटेड एरिया है ना, वहां तक भी रेलवे है। कहां पे? कनाडा में। और कनाडा के अंदर दुनिया का दूसरा जो लंबा ट्रैक है, जिसको क्या बोलते हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, वो दुनिया का दूसरा लंबा रसिया के बाद कहां पर है? कनाडा के अंदर है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हमने हाईवे में क्या चीज देखी थी, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह थी जिसका नाम था डार्विन। ऑस्ट्रेलिया कैसा है? ऑस्ट्रेलिया ऐसा है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया है, एक चतुर्भुज की तरह है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या है? डार्विन। डार्विन से एक रोड आ रहा था, उसका नाम था, आपको याद होगा, स्टुअर्ट नाम था इस रोड का, स्टुअर्ट हाईवे। अब ये स्टुअर्ट साहब यहाँ से आ रहे थे एलिस स्प्रिंग से होते हुए यहाँ तक, मेलबोर्न तक। अब इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे एक जगह सिडनी, टेस्ट मैच, क्रिकेट मैच तो आप देखते होंगे, तो यहाँ से सिडनी से लेके और यहाँ पे दुनिया की सबसे खतरनाक पिच कहाँ पे मानी जाती है? पर्थ की। उछाल भरी पिच कहते हैं, जबड़ा तोड़ देती है। तो पर्थ तक
यहाँ पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। तो इस तरीके से इसकी रेलवे लाइन बिछी हुई है, जो इसकी बड़ी रेलवे लाइन है, और ऊपर से नीचे इसका ये जो हाईवे था जिसकी हमने बात की थी वो विकसित है। अब इसकी कुछ और फैक्चुअल जो बातें हैं वो बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है अबाउट 40,000 किलोमीटर इसके पास रेलवे है, और जो क्या है 25% है वो कहां पर है, न्यू साउथ वेल्स में। अब देखो ऑस्ट्रेलिया है ना, वही बात है, ऑस्ट्रेलिया का भी यही हिस्सा है ना, पूर्वी हिस्सा ही ऑस्ट्रेलिया का डेवलप्ड है। तो ज्यादातर पॉपुलेशन, ज्यादातर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, जितनी भी चीजें है ना वो पूर्वी एरिया में ही है। ये वाला हिस्सा है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये सारे नाम आपको इधर ही मिलेंगे। इधर वाला एरिया ही है जहां पे कृषि होती है, उद्योग है, जनसंख्या रहती है। तो आपको अगर ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आए, जो आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, डायरेक्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो ये सवाल बना दे कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश विकसित क्षेत्र पूर्व में है, या कह दे कि उद्योग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं, तो आपको ये समझना है कि इधर डेवलपमेंट हुआ है तो उधर उद्योग क्या करेंगे, तो आपका उसको क्या है, उस सेगमेंट को काट देना है कि वो गलत है। इन साउथ अमेरिका, अब साउथ अमेरिका की बात करते हैं भाई। साउथ अमेरिका की बात यह है कि एक तो ना तो ये ज्यादा डेवलप्ड है। साउथ अमेरिका में दो बड़े नाम अपन पढ़ते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना, और एक चिल्ली मान लो। अब चिल्ली तो बिल्कुल चिल्ली है, उसका नाम चिल्ली रखा अंग्रेजों ने, क्यों, क्योंकि भैया बहुत तीखी मिर्च है, ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरी चिल्ली ही है। और इसके इधर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। पर्वत हमेशा क्या है, ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके अंदर एक बाधक का काम करते हैं, क्यों, क्योंकि जो पहाड़ होता है उसके ऊपर, पर्वत के ऊपर आप ना तो रेलवे लाइन प्रॉपर बिछा सकते हो, ना रोड लाइन प्रॉपर विकसित कर सकते हो। तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर इन कारणों से एक तो विकसित देशों का ना हो पाना, दूसरा ये जो डिवाइडिंग का काम करता है यहाँ पे एंडीज पर्वत, इनकी वजह से क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जितने भी मोड है ना वो इतने विकसित नहीं है जितने कि हमें यूरोप के क्षेत्र में या अमेरिका के क्षेत्र में अब तक देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं अपन साउथ अमेरिका रेल नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन 2 रीजन्स। कौन से 2 रीजन, अपने 2 नाम लिए थे, देखो, पनामा रीजन ऑफ अर्जेंटीना और कॉफी ग्रोइंग रीजन ऑफ ब्राजील। ब्राजील में एक जगह है जहां पे क्या, कॉफी के बड़े बड़े बागान बनाए जाते हैं। उन बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। वहां से कॉफी क्या की ली जाती है, कॉफी को क्या करके पैक करके और ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। ट्रेन कहाँ लेके आती है उसको, रियो डी जेनेरो लेके आती है। तो रियो डी जेनेरो, साओ पालो जो रीजन है, साओ पालो को बेसिकली क्या कहा जाता है, दुनिया की कॉफी की मंडी कहा जाता है। तो इस तरीके की जो जरूरत, पंपास रीजन अर्जेंटीना में कौन सा भाई, यहाँ पे एग्रीकल्चर पूरी अर्जेंटीना की और डेयरी फार्मिंग। तो यहाँ से जो उत्पाद है उसको दूसरे देशों तक ले जाने के लिए या और एरिया में सप्लाई करने के लिए, तो ये 2 रीजन है जहां पर क्या है, रेलवे का ज्यादा विकास अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में मिलता है। ये जो अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का टोटल रेलवे का जो नेटवर्क है ना, उसका 40% तो इन 2 रीजन में ही एक्यूमुलेट है, वहीं पे कंसंट्रेटेड है। साउथ अमेरिका टोटल रूट लेंथ जो है उसका, ओनली चिल्ली देयर इज ओनली 1 ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट। अब चिल्ली भाई है ही ऐसी, तो पूरी चिल्ली ऊपर से लेकर नीचे तक है। तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रूट कौन से होते हैं, जो कि लगभग पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करे। तो इस हिसाब से क्या है, चिल्ली ही एकमात्र ऐसा है जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रूट रखता है, और वो एंडीज माउंटेन के साथ साथ जाती है। और इसका आपको क्या है, नाम का ध्यान रखना है। उस प्लाटा नाम का एक दर्रा है किसके अंदर, एंडीज के अंदर, जो कितनी हाइट पे है, 3900 मीटर की हाइट पे है, जहां से ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो मार्ग है ना चिल्ली वाला, ये गुजरता है। ये आपको क्या है, इस जगह का नाम याद रखना है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। एशिया में बात करें रेल नेटवर्क की, तो यहां भी क्या है, मोस्ट डेंस एंड थिक पॉपुलेटेड एरिया, जापान, चाइना और इंडिया में क्या है, इसका काफी ज्यादा विकास हुआ है। वेस्ट एशिया दुनिया में क्या है, लगभग लीस्ट डेवलपमेंट है किसका, रेलवे का, किसमें, वेस्ट एशिया के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां पे भाई बहुत ज्यादा तो डेजर्ट है और बहुत ही स्केटर्ड पॉपुलेशन है, दूर दूर बसी हुई जनसंख्या है, तो रेलवे वहां पे एक प्रॉफिट का सौदा नहीं है। अपन अब बात करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट की। तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट भी भैया वही वाली बात है, जो समस्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही पिछड़ी हालत में है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही पिछड़ी हालत में है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिछड़ी हालत में होगी तो रूट्स लंबे बनाना आसान नहीं होगा, और बना भी दोगे तो वो कोई लाभ का सौदा नहीं रहेगा। तो इसीलिए भाई अफ्रीका के अंदर जो 40,000 किलोमीटर लंबा रूट पाया जाता है ना रेलवे का,
उसमें से 18,000 किलोमीटर अकेले साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, जो कि इसका एक डेवलप्ड एरिया है। कौन? साउथ अफ्रीका। ठीक है, और वहां भी क्यों है? क्योंकि वहां पर गोल्ड मिलता है, डायमंड मिलता है और कॉपर मिलता है। तो ये जो मिनरल्स मिलते हैं, इन मिनरल्स को दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, उद्योगों तक पहुंचाने के लिए, इनके लिए क्या वहां पे रेलवे का विकास किया गया है। अब आते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। आपसे एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज क्या है? रेलवेज रन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये कौन से रेलवे होते हैं? ये वो रेलवे होते हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं? अक्रॉसली कवर करते हैं, मतलब उसके गो थ्रू हो जाते हैं पूरे कॉन्टिनेंट के। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस टू फैसिलिटेट लॉन्ग रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये किस लिए बनाए गए थे? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन से विभिन्न दिशाओं में तेजी से चीजों को कवर करने के लिए इनका विकास किया गया था। कुछ नाम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो अपन बात करेंगे, जो आपकी उसमें दी है। कुछ चीजें जिनके मैप दिए हैं वो हैं ही, जो नहीं है उनके मैंने एडिशनल आपके लिए एड ऑन कर दिए हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, क्या चीज याद रखनी है? जो चीज याद रखनी है उसी पे बात करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग से लेके, अब देखो ये है सेंट पीटर्सबर्ग, बिल्कुल ऊपर की तरफ और पूर्वी हिस्से में, सॉरी पश्चिमी हिस्से में, और बिल्कुल नॉर्थ में। यहां से आएगा मास्को, मास्को से कजान, कजान से येकेतेनबर्ग, और इससे होते ओमस्क होते हुए और कहां तक जाएगा? व्लादिवोस्टोक तक जाएगा। ठीक है, व्लादिवोस्टोक कहां पर है? तो बिल्कुल पश्चिमी, सॉरी बार बार मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बिल्कुल पूर्वी छोर के ऊपर व्लादिवोस्टोक है और पश्चिमी छोर पर है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस साइबेरियन रेलवे जाएगा। ये जो इसकी स्टेशन है, मास्को, उफा, नोवोसिर्स्क, इर्कुटस्क, चित्ता, इनका क्या आपको नाम याद रखना है कि इनमें से कौन सा स्टेशन इसका नहीं है। ऐसे सवाल बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो ये आपसे फैक्चुअल नॉलेज के आधार पर पूछा जा सकता है कि ये स्टेशन कौन सा साइबेरियन रेलवे स्टेशन का एक स्टेशन है या नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इनको तो रट लेना है बस। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूट इन एशिया एंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। कितना है भाई? 9,332 किलोमीटर है। तो अब देख लो आप इसकी इंपॉर्टेंस, और ये आपके सामने मैप में आप देख सकते हो कि भाई ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक है, ये इसके बीच के स्टेशन है, जो कि आपको नाम याद रखने हैं, आपकी किताब में दिए हुए रट लेने हैं भाई। फिर है द ओरिएंट एक्सप्रेस। तो अब ओरिएंट एक्सप्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपकी इसमें क्या है, मैप दे नहीं रखा था, जो मैप आपके लिए हमने इधर उधर से नेट से जुगाड़ा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इसमें समझना क्या है कि ये एक बार में नहीं बना, लंबे समय में इसका डेवलपमेंट हुआ है। ये 1883 से बनने लगा था, और शुरू में ये रेड वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ना, शुरू में ये रेड वाली लाइन वाला क्षेत्र था इसका, ये रेड लाइन वाला, यानी कि पेरिस से लेकर और ये इस्तांबुल तक जाता था शुरू में। फिर सेकंड डेवलपमेंट में इन्होंने कुछ चीजें और कर दी, इसमें कुछ और चीजें जोड़ी। तो सेकंड डेवलपमेंट की चीज कौन सी है? ये वाली लाइन है। पेरिस से लेकर सीधा ना जाके नीचे की तरफ आके मिलान होते हुए, वेनिस होते हुए, बेलग्रेड होते हुए, सोफिया होते हुए इस्तांबुल गया। वर्तमान के हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है, वर्तमान के टाइम पे ये जो पर्पल लाइन है, जो कहां से शुरू होती है? कलाइस से शुरू होती है, पेरिस से होते हुए ये आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से इसका क्या है, अलग अलग टाइम पे क्या है इसका डेवलपमेंट हुआ है। इसने क्या चीजें की है, ये फैक्चुअल नॉलेज आप यहां पे देख लो भाई। दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल पासिंग थ्रू स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। अब देखो ये सारी क्या है? राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम दे दिया। इस तरीके से क्या है? पेरिस है। तो ये बड़ी बड़ी राजधानियों को एक तरीके से कवर करता हुआ जा रहा है, पेरिस से इस्तांबुल तक। द जर्नी टाइम, लंदन से जब इस्तांबुल पहले जाते थे तो भैया 10 दिन लगते थे, अब कितने लगता है? 96 घंटे, यानी 4 दिन लगते हैं। तो अब कितने दिन बच गए? 6 दिन बचा दिए इसने।
सी रूट से जाते थे 10 दिन लगते थे, अब 96 घंटे में आप लंदन से कहां पहुंच सकते हो, इस्तांबुल पहुंच सकते हो। इसमें बेसिकली चीजें क्या भेजी जाती हैं ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उस एरिया का डेवलपमेंट किस तरीके का। अब ये रीजन सारा का सारा अपन ने देखा था, प्रेरी घास का मैदान और डेयरी फार्मिंग, ठीक है ब्रदर। तो डेयरी फार्मिंग इसमें है, तो डेयरी फार्मिंग होने की वजह से यहाँ पे देखो कृषि और डेयरी, तो यहाँ पे चीज, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स, ये सारी चीजें ज्यादातर, और ये डेवलप्ड एरिया है, तो यहां से क्या है, ये लोग मशीनरी मंगवाते हैं और ये कच्चा माल इधर से इधर आता है, ठीक है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है इनके बीच में, आपसी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए इन्होंने ये डेवलपमेंट किया है। फिर दूसरी बात है, ऐसे जो रूट होते हैं इनका स्ट्रेटेजिक महत्व भी होता है कि किसी एरिया पे एक नियंत्रण या उस एरिया पे अपनी पहुंच बनाने के लिए भी इस तरीके के डेवलपमेंट, बड़ी जो शक्तियां होती है उनको क्या है करने पड़ते हैं। अब ट्रांस कैनेडियन रेलवे की बात आ जाती है, तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे में वही बातें देखेंगे। कहां से चलता है भाई, ये चलता है हैलीफैक्स से, ऊपर जाता है सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, यहां भी है। अब देखो बहुत सारी दुनिया में जगह है ना, वो क्या है एक जैसी है, उसका कारण क्या है, ये अंग्रेजों की कॉलोनी रही है, अंग्रेजों के यहाँ पे जो नाम थे ना उन्होंने वही नाम रख दिया। ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेजों की कॉलोनी रही थी, कनाडा भी रही थी, तो इन्होंने वो नाम वहां भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया। तो ऐसे कई शहरों के नाम है जो एक जैसे हैं, उसके पीछे रीजन ये है। अब ये क्या है, सिडनी, सिडनी से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, विनिपेग, रीगा, कैलगरी, कैमलूप्स और वैंकूवर तक आ जाता है। पश्चिमी तट पर कहां पर आता है, वैंकूवर में, और पूर्वी तट पे कहां से शुरू होता है, हैलीफैक्स से शुरू होता है। इसके भी स्टेशनों के क्या आपको नाम याद रखने हैं। दूसरी चीज क्या है, ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है ये एरिया भी। एक तो इनकी आपसी जरूरत की चीजें आपूर्ति की जाती है, कि अपने देखा था रेलवे वहां पे सरकारी क्षेत्र का है, तो ये एक सप्लाई चेन की तरह काम करता है, रसिया की तरह यहाँ पे। साथ में यहाँ पे दोनों तरफ से क्या है, बंदरगाह की वाली चीज हो जाती है। यहां से अगर जापान को कोई चीज भेजनी है तो आपको नीचे से दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाते हुए आना पड़ेगा, या पनामा लेक में से आना पड़ेगा। लेकिन यहां से अगर ये चीज यहां पहुंच जाती है तो आप इधर की इधर ही पैसिफिक रूट से क्या है, जापान में या एशिया वाले रीजन में सप्लाई कर सकते हो। दिस इज 7050 किलोमीटर लॉन्ग। दूसरे नंबर का है, हैलीफैक्स से लेके ईस्ट कोस्ट पे वैंकूवर तक क्या है जाता है। मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी, इनसे क्या है गुजरता है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1886, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट जॉइन द फेडरेशन ऑफ स्टेट, इस शर्त के ऊपर क्या इसको बनाया गया था। इट गेन्ड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिकॉज इट कनेक्टेड द क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन विद द व्हीट बेल्ट ऑफ प्रेरी रीजन। अब यहाँ बीच में क्या है, प्रेरी क्षेत्र है, जहां पे क्या है बहुत सारा गेहूं होता है। अब गेहूं के चीजों को किससे जोड़ता है, उद्योगों से जोड़ता है, इसलिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बढ़ती जा रही है। साथ में लंबरिंग उद्योग होता है यहाँ पे, तो वहां से लकड़ी वकड़ी जो लुगदी के लिए, कागज के लिए ले जाई जाती है, उसकी भी क्या है ट्रांसपोर्टेशन में काम में लिया जाता है। दस ईच ऑफ दीज रीजन्स बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये क्षेत्र क्या है एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बन गए, और ये इनके बीच में क्या बन गया, मीडिएटर बन गया, एक मध्यस्थता का काम कर दे रहा है, उनकी जरूरतें आपसी पूर्ति इससे हो जा रही है। ए लूप लाइन फ्रॉम विनिपेग टू थंडर बे लेक सुपीरियर, वो कनेक्ट करती है रेल लाइन विद वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। भाई जो लेक सुपीरियर का जो ये लेक सुपीरियर है, तो कह रहा है कि इसकी एक लाइन है ना, ये यहां से भी इसको क्या है कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जो दुनिया की एक इंपॉर्टेंट वाटरवे में आता है। दिस लाइन इज इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। इस लाइन को क्या बोला जाता है, आर्थिक धमनी, किसकी, कनाडा की। अब आपसे ये सवाल सीधा पूछ सकता है कि कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी क्या है, तो कौन सी लाइन है, ए लूप लाइन फ्रॉम विनिपेग टू थंडर बे लेक सुपीरियर, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसे क्या बोला जाता है, आर्टरी ऑफ इकोनॉमी ऑफ कनाडा, ठीक है। ये आपको क्या है ध्यान रखना है।
अब और देशों में चलेंगे भाई, ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे और कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे, मतलब तो उनमें किस तरीके का डेवलपमेंट है उस पर बात करते हैं। द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, अब ये क्या है यूनियन एंड पैसिफिक, ये भी आपके लिए नेट से मैंने देखा था कि आप इसकी मोटी मोटी चीजें समझ सकें। तो ये न्यूयॉर्क से शुरू होता है, न्यूयॉर्क से तो शुरू होता है भाई ये, और कहां तक जाता है, अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को जाता है। न्यूयॉर्क तो ये रहा, अटलांटिक कोस्ट से तो ये चलता है। और सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को क्या है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री का घर है एक तरीके से। हॉलीवुड की जो मूवी बनती है वो सारी सैन फ्रांसिस्को वाले रीजन में बनती हैं। तो यहां तक क्या कनेक्टिविटी प्रदान करता है, बीच में क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ये और जो इसके शहर है ये पड़ते हैं। सैक्रामेंटो भी पड़ता है यहाँ पे, और सैन फ्रांसिस्को, ये इसी रूट के ऊपर पड़ते हैं। सैक्रामेंटो, ठीक है, इवांस, ओमाहा, क्लीवलैंड, शिकागो, ये इसके ऊपर पड़ते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट आर ओर्स, ग्रेन्स, पेपर्स, केमिकल्स एंड मशीनरी। भैया बीच में तो इसको ग्रेन मिल जाते हैं, लंबरिंग की चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, केमिकल मशीनरी की चीजें यहाँ पे इसको मिल जाती हैं, डेयरी की चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, और इधर क्या है ये सप्लाई करता है। क्योंकि वेस्टर्न पार्ट जो है, रॉकी वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या है, नेचुरल रिसोर्स, दैनिक उपभोक्ता वाली जो चीजें वो कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, खनिज वनिज और ये चीजें पाई जाती हैं, उनको इधर ले आता है, कुछ जरूरत की चीजें होती हैं। बाकी यहाँ पे लोहा कोयला अपलेशन रेंज में पाया जाता है, उसको इधर भी पहुंचा देता है। बीच में से और जो उपभोक्ता चीजें हैं, डेयरी संबंधी, कृषि संबंधी, उनकी भी सप्लाई की जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया वाली जो अपन बात कर रहे थे, तो ये भी आपके लिए एक मैप मैंने इसीलिए लिया है कि भाई आप इसको फिर से एक बार विजुअलाइज कर पाए। ये तो है डार्विन, देखो अपन बार बार डार्विन की बात कर रहे थे, ठीक है। ये एलिस स्प्रिंग है, बिल्कुल बीचों बीच। एक तो ये चैनल है, लेकिन जो इसका मेन चैनल है वो ये है, पर्थ से लेकर सिडनी तक। ये इसका मेन जो रेलवे, इसके जो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेलवे है, वो है वेस्ट टू ईस्ट द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, बिल्कुल साउथ साउथ में ये चलती है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा डेजर्ट है, तो कोस्ट कोस्ट के सारे इसको आगे चलाया गया है। पासिंग थ्रू कूलगार्ली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता, ये नाम आपसे पूछ सकता है। ये ब्रोकन हिल हो गया आपका, कूलगार्ली हो गया, कालगुडी, कूलगार्ली अपने बात की थी, क्या है यहाँ पे सोने की खाने हैं, तो इनको भी कवर करते हुए ये जाता है, ठीक है। अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट्स एडिलेड एंड एलिस स्प्रिंग, तो भाई एडिलेड को जोड़ देता है। ये एडिलेड में भी मैच होते हैं क्रिकेट में, सिडनी में भी होते हैं, पर्थ में भी होते हैं, डार्विन एक अलग नाम है। तो ये एडिलेड को यहाँ से होते हुए, एलिस स्प्रिंग से होते हुए जोड़ देता है, एक अलग रूट है। लेकिन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे बेसिकली सीधी बात करें तो कहां से है, पर्थ से सिडनी इसकी एक शाखा है, डार्विन से एडिलेड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है। जो अपने बेसिक फैक्ट पढ़े हैं उसके साथ उसको जोड़ के देखना है कि वो चीज उसके ऊपर फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब है अपना वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट से पहले थोड़ा सा वाटर, ताकि मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊं। पानी लगातार पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पानी, और दिमाग को भी तरोताजा रखता है। तो स्टडी के दौरान भी बीच बीच में थोड़ा सिप करके पानी पीते रहें, ताकि आपका दिमाग दुरुस्त रहे। माइंड में, बॉडी में क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती है पानी से। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन भाई? पानी। क्यों? पानी के ऊपर ना तो घर्षण बल लगता है, ना अपने को कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। चाहिए क्या? दोनों एंड के ऊपर बस एक जगह जहां से माल चढ़ाया उतारा जा रहा है, वो उतारने के लिए दो जगह, दो बंदरगाह, दो पोर्ट चाहिए बस। मेंटेनेंस कुछ नहीं भाई, ये तो है नहीं कि एक गाड़ी चली गई तो समुद्र का कुछ नुकसान हो गया। द लिंकिंग ऑफ ओशियन हैव ब्रोट ग्रेट नेविगेशन। इसमें क्या चाहिए? बस आपके पास एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी मतलब जहाज, नाव,
और एक नेविगेशन यंत्र चाहिए, और समुद्र से आप उस नेविगेशन के यंत्र से अपना रूट ले सकते हो। ऑल दैट नीड टू पोर्ट फैसिलिटी। तो अब इसमें अपन बात कर लेते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो है सी रूट और एक होता है इनलैंड वाटरवे। सी रूट है जो दुनिया के बड़े व्यापार होते हैं समुद्र के मार्ग से होते हैं। एक इनलैंड जो अंदर अंदर जो बड़ी झीलें हैं, बड़ी नदियां हैं, जिनके माध्यम से व्यापार होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो उनको इनलैंड वाटरवेज बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं भाई इसके आगे के सेगमेंट्स के बारे में। तो सी रूट अपना पहला था, अपन ने देखी थी चीज। तो सी रूट क्या है? समुद्र के अंदर होता है, स्मूथ होता है, और क्या है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। मॉडर्न पैसेंजर शिप्स एंड कार्गो शिप्स आर एक्यूपाइड विद वेरियस नेविगेशन एड्स। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे उपकरण होते हैं जो आपको दिशा विशा बताते हैं। पहले क्या होते थे, जैसे आपने सुना होगा स्वक्षांश, बहुत से ऐसे रीजन, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, बरमुडा ट्रायंगल, भाई वहां पे जाके कोई वापस नहीं आता। वो कुछ ऐसी वर्टेक्स ऐसी चीजें बनती हैं कि वहां पे क्या है, जो पाल वाली नौकाएं थी, वो चीजें थी, वो क्या है, गुम हो जाती थी, दिशा भटक जाते थे। तो समुद्र की कोई सीमा है नहीं वैसे, अगर आप दिशा भटक जाओ तो उसमें क्या, लोग खो जाते थे, मर जाते थे। तो लोगों को लगता था डरावना। अब क्या है, बहुत सेफ रूट हो गए हैं ये। क्यों? क्योंकि अब नेविगेशन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, वाहनों के अंदर नेविगेशन विकसित कर दिया गया है। द इंपॉर्टेंट सी रूट्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। देखो पहला ही नाम क्या आया है आपके लिए, खुश हो जाना चाहिए इस बात पे आपको। इसी तरीके से चीजें चलेगी। अगर आप ज्योग्राफी को एक तरीके से समझोगे तो अगली चीज आप खुद बोलोगे कि अब ये चीज ये आएगी। क्योंकि हमने देखा था यूरोप एक तरफ पश्चिमी हिस्सा, एक तरफ पूर्वी हिस्सा किसका, अमेरिकी कॉन्टिनेंट का, जिसमें यूएसए है। तो भाई बेसिक सी बात है, दुनिया के बड़े रूट्स में इसका नाम आएगा, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। दिस लिंक नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। इट इज द बिजिएस्ट वर्ल्ड रूट कॉल्ड बिग ट्रंक रूट। तो इसको बिग ट्रंक रूट कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, बिग ट्रंक रूट किसे कहा जाता है? तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को कहा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट मिलाता है पश्चिमी अमेरिका को और पूर्वी यूरोप को। एक ऑप्शन दे देगा, आप उसको पढ़ने की जल्दबाजी में टिक मार दोगे, सोचोगे सवाल सही हो गया, घर आके देखोगे सवाल है गलत। बहुत गौर से पढ़ना है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी, 2 बार पढ़ना है उस चीज को, जो इस तरीके की चीज आए, उसको विजुअलाइज करके देखना है, क्योंकि आते हुए गलत हो जाए ना, पाप कहलाता है। फिर मेडिटेरियन इंडियन ओशन सी रूट, भूमध्य सागरीय वाला। भूमध्य सागरीय क्या है, अंग्रेजों के टाइम से इससे व्यापार होता आ रहा है। इससे पहले यूरोप की जितनी औपनिवेशिक शक्ति थी, मेडिटेरियन के ऊपर से और इसी रूट से स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ, वहां से घुसते थे और इधर से स्वेज नहर से गुजरते थे और करते थे। दिस रूट कनेक्ट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप विद वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन, ग्राउंडनट, ऑयल पाम, कॉफी, फ्रूट्स, ये सारी चीजें क्या है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। कहाँ पर? उद्योगपतियों के पास। भैया वो कह रहे हैं कि हम मशीन लगाए बैठे, हमें कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल कहाँ मिल रहा है? एशिया में, अफ्रीका में। खनिज, ज्यादातर खनिज कहाँ मिल रहे हैं आजकल? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं, इंडिया में भी मिलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी मिलते हैं, लेकिन वहां पे जैसे डायमंड है, सोना, ये बहुत ज्यादा मिलता है। फिर नेचुरल गैस है, प्राकृतिक, और ये ऑयल है, ये कहाँ मिलता है? अरब कंट्रीज में मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलते हैं। लेबर कहाँ मिलता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो यहाँ से भैया इनको कच्चा माल एक तरीके से उद्योगों के लिए चाहिए, और वहां से तैयार माल खपाने के लिए इधर से लेकर आते हैं। फिर अगला है केप ऑफ गुड होप सी रूट। केप ऑफ गुड होप सी रूट कौन सा था? जिससे अपने वास्को डी गामा महोदय आए थे, लेकिन ये अब यूरोप वासियों के लिए इकोनॉमिक नहीं रह गया स्वेज बनने के बाद से। तो साउथ अमेरिका वाले जो लोग हैं, वो जो ब्राजील से वेस्ट अफ्रीका को जोड़ता है, ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे से, और साउथ अमेरिका के अदर जो कंट्रीज है उनसे क्या करता है? जोड़ता है। ट्रैफिक इज लेस ऑन दिस रूट बिकॉज कंट्रीज फॉलिंग इन दिस रूट हैविंग सिमिलर प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज। भाई इधर भी है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, इधर भी डेवलपिंग कंट्रीज है, दोनों कच्चा माल ही बनाती है, दोनों के पास अपना अपना कच्चा माल है।
तो क्या है, इनके ऊपर जो ये रूट है बहुत कम बिजी है, मतलब आदान प्रदान व्यापार काफी कम होता है। कीप इट सिंपल। यूरोप में क्यों हो रहा था? क्योंकि दोनों विकसित थे और दोनों के पास तकनीक थी। इधर क्या तकनीक भी कम है, उद्योग धंधे दोनों तरफ ही कम है, और जो कृषि उत्पाद भी बना रहे हैं वो एक जैसे पैदा कर रहे हैं। तो भाई ना तो इनकी जरूरत, ना इनकी जरूरत, तुम मैं अपने में खुश, हम अपने में खुश, हमारे बीच संबंध क्या है, कमजोर हो जाएंगे। यही केप ऑफ गुड होप के साथ हो रहा है। अब है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। अब नॉर्थ पैसिफिक सी रूट है, ये कहां से कहां है भाई? ये भैया ये नॉर्थ पैसिफिक, ये यूएसए का हिस्सा है यहाँ पे, और ये यहाँ से रसिया वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये यहाँ से धारा आती है। तो ये कौन सी जल संधि है? जल संधि में हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो यहां से लेकर कनाडा वाला जो अपने देखा था स्टेशन जहां पे उतरे थे अपन, वहां से चलेगा, और इधर जापान वपान चाइना वाइना वाला जो हिस्सा है यहां तक ये रूट आता है। अब इसमें देख लीजिए आप, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया का ईस्ट कोस्ट, दीज आर वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स अमेरिका की साइड में है, योकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर। अब ये सिंगापुर, मनीला फिलीपींस की राजधानी, हांगकांग और ये संघाई चाइना में, और ये जापान के हिस्से, ठीक है, कोबे, योकोहामा यहाँ से, और इधर। तो ये दोनों तरफ ही काफी डेवलप्ड और काफी, एक तरफ कच्चा माल भी मिल रहा है, साथ में जापान है, चाइना है, ये काफी इंडस्ट्रियली भी क्या है, डेवलप्ड है। तो ये काफी बिजी रूट है। आप ये मान के चलो कि सेकंड बिजी रूट की तरह है ये, जैसे उस तरीके उस तरफ अमेरिका का यूरोप के साथ संबंध था, उसी तरीके का इधर भी काफी ज्यादा ट्रेड रिलेशन है। द साउथ पैसिफिक सी रूट। अब इसमें क्या है, साउथ पैसिफिक में क्या है, इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, जैसे आपने देखी थी वहां पे चीजें। इसमें कौन है, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लिंक विद वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड्स, इनसे क्या है जुड़ा हुआ है। अब पनामा जो कैनाल बन गई है ना, इससे क्या है, इस रूट के अंदर जान आ गई है। पनामा कैनाल बनने से क्या है, अब अमेरिका के कोस्ट पे जाने वाले जो जहाज थे, जो पहले मलक्का स्ट्रेट से होते हुए और इधर स्वेद से होते हुए इधर से ऐसे जाते थे, या नीचे फिर एंडीज या अमेरिका का जो कैप हॉर्न है वहां से घूम के आते थे। देखिए मैप में विजुअलाइज करिए ना आप, तो यार जब आपके सामने मैप बनाने वाला है तो मैं आपको बनाऊंगा भाई, आपको समझाऊंगा। यहाँ से कोई चीज जानी होती थी ना पहले, यहाँ अमेरिका में, यहाँ पर ऊपरी हिस्से में, तो ये क्या होता था, यहाँ से ऐसे जाना पड़ता था, या फिर ये यहाँ से ऐसे जाते थे, तो ये क्या पड़ता था, महंगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे इन्होंने, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका है, बीच में इन्होंने बना दी पनामा, तो अब यहाँ से ही गुजर जाते हैं पनामा से। पनामा की इंपोर्टेंस में इस चीज को पढ़ लेंगे अपन, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी एक जगह पे ही। तो ये इसमें ट्रेड होता है, और पनामा ने कह रहा है कि भाई 12,000 किलोमीटर दूरी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। कोस्टल शिपिंग इज ए, कोस्टल शिपिंग की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है भाई, तट तट के ऊपर जो चीजें होती है, तो कह रहा है कि भैया यूएसए, चाइना, इंडिया, इनमें कोस्टल शिपिंग है ना, ये काफी ज्यादा क्या है, चलती है, काफी होती है, और ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है कोग्निशन ऑफ ऑन लैंड रूट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भाई जैसे ये आप ये मान के चलो ये मुंबई है, ठीक है, और अपने को केरला आना है, तो आप एक तो अंदर अंदर वाले रूटों से आए, तो एक आप इसके तट के सारे सारे स्टीमर या बोट चला दें। तो इससे क्या है कि जो अंदर वाले रूट हैं उनके ऊपर जो कंजक्शन है, जो बिजीनेस है, वो क्या है, कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, और आप इधर से क्या है, अपना रीजनल यात्रियों का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, यहां से आप कर सकते हैं। अब बात है शिपिंग कैनाल्स की। कैनाल्स की बात करेंगे तो दो ही कैनाल अपने को याद रखनी है, ज्यादा कुछ इसमें अपने को याद करना नहीं है। स्वेज कैनाल, ठीक है, दूसरी है पनामा कैनाल। स्वेज कैनाल सीधी अपनी, ये जो फैक्ट्स हैं आपको, ये 1869 में बनी थी, फर्डिनेंड डी लेसेप्स इसके इंजीनियर थे, और मैन मेड थी। अब ये पनामा जो कैनाल है,
पनामा कैनाल का सबसे पहले विचार किसने दिया था? सबसे पहले इसका विचार दिया था हम्बोल्ट महोदय ने। पनामा कैनाल की ऐसी एक कैनाल बना देनी चाहिए, इकोनॉमी यहाँ की चेंज हो जाएगी। अब देख लो, बहुत पहले इन्होंने ये विचार दिया था। तो ये क्या करती है पनामा कैनाल? पनामा कैनाल अपन ने देखी थी। पनामा कैनाल भैया ये नॉर्थ अमेरिका का रीजन है और ये बीच में पनामा एक देश पड़ता है और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ से जो चीजें आती है, अब जैसे चिल्ली से कोई चीज थी उसको यहाँ पे पहुंचाना है न्यूयॉर्क में, तो पहले क्या तरीका था? ऊपर से आओ तो ऊपर का जो फ्रोजन है, तो इस तरीके से चीजें आती थी, बहुत लंबी पड़ जाती थी। अब यहाँ की कोई चीज लानी है, जैसे चिल्ली से तांबा मंगवाना है, चिल्ली क्या है, तांबे का बड़ा उत्पादक है, चिक्विकमाटा दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है, वहां से तांबा मान लो अमेरिका के न्यूयॉर्क के आदमी मंगवाना चाहते हैं, तो पहले वो इधर से घूम के आता, वो यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा। इधर ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, भाई इनको न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट मंगवाने हैं, या फिलीपींस से, या इधर से कोई चीज मंगवानी है और इधर ले जानी है, तो ये यहाँ से सी रूट से ही, क्योंकि सी रूट सस्ता भी पड़ता है। पहले क्या है, यहाँ उतार के उसको लैंड ट्रांसपोर्ट से ले जाया जाता था, पर अब ये पनामा होने की वजह से इधर से ही ले जाया जाता है। अभी अमेरिका फर्दर डेवलपमेंट में बात करें तो अमेरिका क्या कह रहा है, पनामा की भाई कंट्री है, इसने क्या इसको बहुत ज्यादा वो कर दिया है, प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ गया है, तो अब एक नई कैनाल बनाने के ऊपर भी विचार कर रहा है, लेकिन वो आपके अभी कंसर्न का इशू नहीं है। ठीक है, तो अब अपन इसमें देख लेते हैं भाई, विजुलाइज करके देखने में फायदा है। ये है, ऐसे समझो, ये तो है यूरोप, ठीक है, और ये है अफ्रीका, ठीक है, और ये है अपना अरब वाला रीजन। तो ये जो लाल सागर है, रेड सी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ये हिस्सा है ना, इस तरीके से कनेक्टेड है, ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहाँ थोड़ा सा ये लैंड वाला जो हिस्सा था, इससे क्या है, कनेक्टिविटी नहीं बन पाती थी, तो इसी हिस्से के अंदर क्या है, अपनी जो स्वेज कैनाल है ना, ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये इसी हिस्से में बनाई गई है, ये आपको समझना है। इसका नॉर्थल पार्ट है। अब आप इसको ध्यान देंगे इस चीज को, नॉर्थ जो इसका पोर्ट है, इसको पोर्ट सईद कहा जाता है, और जो साउदर्न पोर्ट है, इसको पोर्ट स्वेज कहा जाता है। बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके एनसीईआरटी में है, तो ये बेशक आपसे भी पूछा जा सकता है। इसके ऊपर ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक भी है, तो ये आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ऊपर ऊपरी हिस्सा, नॉर्दर्न हिस्सा कहाँ खुलता है, मेडिटेरियन सी में खुलता है। साउदर्न हिस्सा कहाँ खुलता है, अरेबियन सी में खुलता है। किसके थ्रू होके गुजरता है ये, सॉरी, रेड सी में खुलता है, और आगे जाके फिर ये रूट कहां जुड़ता है, इंडियन ओशन से रूट जुड़ता है। दूसरी ये पनामा वाला रीजन है, तो पनामा का रीजन है, तो ये अटलांटिक ओशियन का क्षेत्र है और ये पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है। यहां से पनामा लेक चली है और अटलांटिक ओशियन की तरफ जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पे जो इसका बंदरगाह है उसका नाम है कोलन, और जो इधर जो बंदरगाह है उसका नाम है पनामा। इधर पश्चिम की तरफ जो बंदरगाह है उसका नाम है पनामा। जैसे इसका साउथ की तरफ है उसका नाम है स्वेज, नॉर्थ का नाम है उसका पोर्ट सईद, इसका पूर्व का नाम है कोलन, और इसका है, इसके अंदर क्या है, लोक्स काफी ज्यादा हैं। किसके अंदर, पनामा कैनाल के अंदर। छह लोग हैं इसके अंदर। तो आपसे ये फैक्चुअल चीजें पूछ सकता है कि भाई कितनी तो इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है ना, और किस एरिया के अंदर पड़ती है। इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। इतनी दूरी इसने क्या कर दी है, कम कर दी है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की 13,000 किलोमीटर की दूरी इसने क्या है, घटा दी है। बस ये चीजें आपसे पूछेगा और अब आप इन चीजों को कर देंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। 6 लोग हैं इसके ऊपर, और कितनी लंबी है, 12 किलोमीटर लंबी है। ठीक है भाई, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ये हो गया अपना। अब इनलैंड वाटरवेज की जो बात है, उसमें क्या चीज आती है, देश के अंदर जो झीलें हैं, नदियां हैं, वो पूरी दुनिया में हैं, और कहां कहां पर हैं, उनके नाम हैं, वो आपको बस याद रखना है। रिवर्स, कैनाल्स, लेक एंड कोस्टल एरिया जो होते हैं वो इनलैंड वाटर के अंदर आते हैं। पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज आती है, रिवर होती है, कैनाल होती है, लेक होती है, और जो कोस्टल एरिया जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर आती हैं।
डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज डिपेंड्स ऑन नेविगेशन, वाटर फ्लो, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। इन चीजों के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है कि वहां पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना वाटर फ्लो है। भाई कोई ऐसी नदी हो जिनमें 3 महीने तो खूब पानी आता हो, तो उसमें 3 महीने तो मान लो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बाकी महीने क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन विकसित करने के लिए क्या है, बारहमासी नदी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वो 3 महीने जम जाए और बाकी टाइम 3 महीने चले बाकी टाइम जम जाए, जैसे कि साइबेरिया की नदियां होती हैं, तो वो भी इनलैंड वाटरवे नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से अपने को क्या देखना है कि ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवे कौन सा बनेगा, जो 12 मास क्या है उपलब्धता रखे। टेक्नोलॉजी का लेवल भी डिपेंड करेगा कि कितनी, अगर नदी है उसके अंदर गाद जमती है उसकी सफाई करनी है, वो सारी चीजें अपने को क्या है ध्यान रखनी है। राइन वाटरवे है, तो ये इनलैंड वाटरवे में सबसे ज्यादा बिजी रूट है दुनिया का, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है ये क्या करता है, लिंक करता है किसको, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड को। अब देख लो दुनिया के जो 5 डेवलप्ड कंट्री है ना, उनको जोड़ता है कौन, राइन वाटरवे, ठीक है। द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से इसको आगे जोड़ देता है। दिस रिवर राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, इट फ्लोज थ्रू ए रिच कोल फील्ड। तो इसके ऊपर क्या है, उद्योग, कच्चा माल, सारी चीज है, और लगभग लगभग यूरोप की इसको क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। इकोनॉमी की जीवन रेखा किसको, राइन नदी को, और जो क्या है एक इनलैंड वाटरवे है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में हैं, आपको क्या है वहां पे भी इन फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान करना है। कोई फैक्ट सीधा भी क्या है पूछा जा सकता है, पर ये इससे नहीं पूछेगा कि इससे कितनी जहाजें गुजरती हैं, ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेगा। ये तो एक कंटेंट के तौर पे कुछ चीजें रखी जाती हैं, आपको फोकस करना है। वो मैं जो अंडरलाइन करता हूँ आपको हाईलाइट करवाता हूँ, उस चीज पे आपको थोड़ा फोकस करना है। दूसरा है डेन्यूब वाटरवे, डेन्यूब रिवर विच नेविगेट्स अप टू टोमा सेवरिन और इमर्ज होती है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वहां से इमर्ज होती है, और मेनली क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है व्हीट, मेज, टिम्बर और मशीनरी को क्या करती है। तो ये डेन्यूब, वोल्गा, ये सारी कहां पर है, ये जो रशिया का और यूरोप का जो क्षेत्र है ना, उसकी नदियां, कैस्पियन सागर की तरफ नदियां ये आती हैं। आपने ये चीज देखी होगी। द वोल्गा वाटरवे, वोल्गा इज वन ऑफ द डेवलप्ड वाटरवे ऑफ रशिया, इट नेविगेट 11,200 किलोमीटर लंबी है, और कैस्पियन सागर तक पहुंच बनाती है, किसकी, रशिया की। इट कनेक्टेड मॉस्को रीजन, ब्लैक सी, वोल्गा मॉस्को कैनाल, इसके द्वारा जोड़ दिया गया है। दूसरा एक रूट है मॉस्को, दूसरा वोल्गा डोन कैनाल। तो ये दो इसके आगे सब पार्ट बना के इन रीजन को भी इसके द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है। ग्रेट लेक एंड सेंट लॉरेंस रीजन। अब ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस की अगर बात करें तो भाई फिर आपको मैं एक बार बताऊंगा इस चीज को, रोक के थोड़ी स्लाइड विजिबल आए। ये देखो अब यहाँ समझो आप इस चीज को, यहाँ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से है वो सारी कहानी। भाई ये अपना अमेरिका है, ठीक है, सिंपली ऐसे समझ लो आप, तो ये लो, ठीक है। और ये यहाँ पे इसकी 5 लेक्स हैं, और यहाँ से क्या है सेंट लॉरेंस नदी आती है, और यहाँ पे क्या है इसके लो इस्पात उद्योग हैं सारे। इधर इसकी रसिया, इसकी कनाडा की गेहूं वेहूं का क्षेत्र है। तो यहाँ से क्या है, ये पूरा इनलैंड वाटरवे है जो अटलांटिक महासागर तक इसकी पहुंच बनाता है, सेंट लॉरेंस और ये 5 ग्रेट लेक्स हैं इनसे जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके ऊपर कह रहा है कि भाई डुलुथ, बफेलो आर 2 इंपोर्टेंट पोर्ट्स ऑन द रूट। डुलुथ है, बफेलो है, ये इसके ऊपर क्या है इंपोर्टेंट रूट है, किसके ऊपर भाई, सैन फ्रांसिस्को वाले ग्रेट लेक वाला जो रीजन है इसके ऊपर। अपने को बस ये नाम याद रखने, इससे रिलेटेड कोई पोर्ट है वो उसका नाम याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि किस पे स्थित है, ठीक है। मिसिसिपी वाटरवे, मिसिसिपी नदी जो पंजाकार डेल्टा बनाती है वही वाली। ओहियो वाटरवे लिंक्स इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए विद गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको क्या है जोड़ देता है, ठीक है। तो ये अपने को क्या है कुछ नाम है इनलैंड वाटर के, वो ध्यान रखने, इनके कुछ इंपोर्टेंट जो बिंदु हैं, जैसे भाई स्विट्जरलैंड इससे गुजरती है, इसकी जीवन रेखा कही जाती है। इसके ऊपर कौन सा कोल फील्ड है, तो डेसलडोर्फ इसके ऊपर है। तो इस तरीके के कुछ नाम हैं, ये आपको क्या है ध्यान रखने हैं, मेमोराइज करने हैं एग्जाम के हिसाब से। ध्यान रखने का मेरे कहने का मतलब इतना ही है, कोई कहे कि रट लेना है, मैं उस तरीके से बातें नहीं करता, बस साफ और सिंपल शब्द में ये है कि अपने को एग्जाम तक लेकर जाना है। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट है भाई, ये
आज के टाइम में क्या है, काफी विकसित हो चुका है तकनीक आने की वजह से, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। फास्टेस्ट है, बिल्कुल है, लेकिन ये कॉस्टली भी है और बहुत ज्यादा लेवल की क्या मांगता है, ये आपसे टेक्नोलॉजी की बात करता है, बहुत ज्यादा पूंजी की बात करता है। तो बहुत ज्यादा पूंजी और टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये विकसित देशों के अंदर ही क्या है, ज्यादा विकसित हुआ है। बाकी अब हर देश लगभग लगभग ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से सर्विस की अगर बात की जाए यात्री के अलावा, तो ये कुछ देशों में ही ज्यादा, विकसित देशों में ही क्या है, ये ज्यादा विकसित हुआ है। ठीक है, अब बहुत से एयरक्राफ्ट इस तरीके के बन गए हैं जो क्या करते हैं, बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा माल क्या है कैरी कर सकते हैं पहले की तुलना में। अब नेविगेशन मेथड अच्छा होने से क्या है, सुरक्षित रूट भी बन गए हैं। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल जो एयर रूट्स हैं, वो कह रहा है कि यूएसए में 60% है ना एयरवे ऑफ द वर्ल्ड, किसमें, इंटर कॉन्टिनेंटल जो एयर रूट है, अमेरिका पूरी दुनिया के जो इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट है उसका 60% तो अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए रखता है। इंपॉर्टेंट सिटीज आर नोडल पॉइंट्स वेयर एयर रूट्स कवरेज और रेडिएट टू ऑल कॉन्टिनेंट्स। कह रहा है कि भाई यहां से क्या होता है कि इसके जो मेन शहर हैं वहां मुख्य केंद्र है, वहां से फिर और सब जगह जाते हैं, बाकी अंदर अंदर सारे आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रसिया एंड साउदर्न अमेरिका लैक ऑफ सर्विसेज, स्पर्स पॉपुलेशन, लिमिटेड लैंडफॉर्म, लैंडमास और लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनके चलते क्या है, अफ्रीका में, रसिया जो एशिया की तरफ रसिया का हिस्सा है उसमें, साउथ अमेरिका में क्या है भाई, अच्छी सर्विसेज नहीं है, स्पार्स पॉपुलेशन है, और का मतलब है, या ये रीजन हो सकते हैं। स्पार्स पॉपुलेशन कहाँ है, रसिया वाले रीजन में है जैसे, है ना, लिमिटेड लैंड मास है, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इनकी वजह से क्या है, इनके पास तकनीक नहीं है, पूंजी नहीं है, तो ये कॉस्टली होने की वजह से इनके अंदर क्या है, ये इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, ये कम विकसित अवस्था के अंदर है। पाइपलाइन की बात करें तो दीज आर यूज इन ट्रांसपोर्ट वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिक्विड कोल फॉर एन यूनिट टू दूसरे जो रीजन होते हैं उन रीजन के अंदर क्या किया जाता है, इसको भेजा जाता है। मिल्क सप्लाई, इस पे आपको थोड़ा फोकस करना है, पूछ लेगा मान लो इस चीज को कि भाई मिल्क सप्लाई, अपने को थोड़ा कई चीजें जो ऐसी लगती है ना कि ये चीज हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना है अपने को एज ए स्टूडेंट। मिल्क सप्लाई की जाती है कहाँ पे, न्यूजीलैंड के अंदर। यूएसए क्या करता है, यूएसए के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब देखो, आपको एक बार फिर कहा था मैंने, भाई यूरोप है, यूएसए, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इनके पास जो हर टेक्नोलॉजी पहले इनके पास आती है, बाद में दुनिया के पास जाती है, तो इनके पास क्या है, वो टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पे भी है और विकसित अवस्था में भी है। तो अमेरिका के पास सबसे बड़ा नेटवर्क है पाइपलाइन का, जिसको क्या कहता है, बिग इंच लाइन पाइपलाइन कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। और क्या ट्रांसपोर्ट करती है, पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करती है, कहां से, गल्फ ऑफ मैक्सिको से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो इसके हैं वहां तक लेके जाती है। इन यूरोप, रसिया, वेस्ट एशिया, इंडिया, ऑयल वेल्स आर लिंक्ड विद रिफाइनरीज विद पाइपलाइंस। इनमें क्या है, जो तेल के कुएं हैं वो रिफाइनरी से किसके द्वारा जुड़े हैं, पाइपलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, सीधा सिंपल शब्द में बात करते हैं, टू द पॉइंट आपसे बात करते हैं ताकि आपका डाइवर्जन भी नहीं हो। कम्युनिकेशन है, अपन कोई बात कह रहे हैं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये बात आपके तक किस तरीके से पहुंच रही है, मैं लिख के भी भेज सकता हूँ, आजकल फोन करके भी, वीडियो कॉल करके भी, ये तो ये सब चीजें क्या है, कम्युनिकेशन है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। फिर 19th सेंचुरी में अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी ने एक मोनोपोली देखी थी। अमेरिकन टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी में दुनिया को में यही कंपनी थी जो सबको ये सुविधा प्रोवाइड करवाती थी। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे इन डेवलपिंग कंट्रीज यूज ऑफ सेल फोन्स हैव गेन्ड इंपोर्टेंस फॉर रूरल कनेक्टिविटी। अब क्या है, टेलीफोन आने, मोबाइल फोन आने की वजह से लगभग सभी देशों तक ये फैसिलिटी पहुंच गई और ग्रामीण स्तर तक ये फैसिलिटी पहुंच गई है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन ऑप्टिकल फाइबर। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इस दिशा में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके माध्यम से
बहुत बड़ी मात्रा में डाटा और बिना इंटरप्शन के भेजा जा सकता है। जो 5G टेक्नोलॉजी है उस किसके ऊपर बेस्ड रहेगी? ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बेस्ड रहेगी। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक फाइबर पाइपलाइन सी होती है, उसके अंदर क्या है? पूर्ण परावर्तन होता है, उसके अंदर जो सूचनाएं भेजी जाती हैं वो इस फॉर्म में, तरंग के फॉर्म में भेजी जाती हैं और वो लंबी दूरी तक और बहुत बड़ी मात्रा में उसमें सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। दे अलाउ लार्ज क्वालिटीज ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड वर्चुअली एरर फ्री। ना तो उसके अंदर कोई एरर आएगा, जिगजैग जैसे आवाज आप सुन रहे हो, लाइन कहीं और जुड़ गई, हेलो हाँ फलाना है उससे बात करा दो, इस तरीके की चीजें इसमें नहीं होगी। दूसरी चीज, बड़ा डाटा आप इसके एक साथ, भैया आप जैसे आप कुछ MB में डाउनलोड करते हो तो आप फिर GB में आपकी स्पीड आ जाएगी, बड़ी मात्रा में डाटा बिना एरर के आपके पास आ जाएगा। नाउ द टेलीकम्युनिकेशन मर्ज विद कंप्यूटर्स, इंटीग्रेटेड नेटवर्क आजकल बन गया है और उसको बनाने वाला कौन है? इनको बनाने वाला है नेटवर्क। नेटवर्क आया है, इंटरनेट नेटवर्क। इसने क्या कर दिया है? इंटरनेट ने नेटवर्क बना दिया है किनके बीच? कंप्यूटरों को, और जो कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन जो चीजें थी उनको जोड़ दिया है। आज अपने लैपटॉप से आप कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, और अपने फोन में आप लैपटॉप वाले काम भी कर सकते हो। और ये चीज पॉसिबल बनाई है इंटरनेट ने। कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली बात है। ग्लोबल जो वसुदेव कुटुंबकम की बात है या ग्लोबलाइजेशन की जो टर्म है, उसको सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया है किसने? इंटरनेट ने। आप कहीं भी रहो, कहीं भी, आउटसोर्सिंग की जो कंसेप्ट है, होम सोर्सिंग की जो कंसेप्ट है, जो पिछले चैप्टर में हमने बात की थी सर्विस सेक्टर में, और कौन सी सेक्टर में थी वो चीजें? वो सेक्टर में क्वार्टरली सेक्टर और क्वांटाइल सेक्टर, चतुर्थक और पंचक में थी वो चीज। तो ये सारी चीज क्या है? इंटरनेट के माध्यम से क्या है? पॉसिबल हो पाई है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन इंडिया, अभी पूरी दुनिया में बता रखा है किस तरीके से है, लेकिन इंडिया की इसमें बातें की। आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? भाई सैटेलाइट है ना, वो एक हाइट के ऊपर क्या कर दिया जाता है? स्टेब्लिश कर दिया जाता है। नेविगेशन सैटेलाइट अलग होते हैं, संचार के उपग्रह जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। नेविगेशन वाले होते हैं जो आपको दिशा, डायरेक्शन और मैप से संबंधित चीजें बताती है। संचार वाले होते हैं जो आपके टेलीविजन, रेडियो, फोन, इन चीजों के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करते हैं। भारत ने 19 अप्रैल 1979 से क्या है, बहुत ज्यादा अंडरलाइनिंग करवा देता हूं भाई मैं तुमको, ज्यादा नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। 19 अप्रैल 1979 से हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और अब हम क्या कर रहे हैं? लगातार इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। हमने अपना नाविक नाम से अब खुद का नेविगेशन सिस्टम भी बना लिया है ना। तो इस तरीके से क्या है, इस दिशा में भारत ने काफी विकास किया है। जो इनसेट सीरीज है अपनी पूरी, वो किससे संबंधित है? वो हमारी कम्युनिकेशन से संबंधित है। और वेदर, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, और जो रिमोट एरियाज में फैसिलिटीज पहुंचानी है, एजुकेशन पहुंचानी है, उन चीजों को हम इसके माध्यम से पॉसिबल बना सकते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट, तो साइबर स्पेस इंटरनेट क्या चीज है कि आजकल क्या है, आपको जो सूचनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो आपको अपने लैपटॉप में, इन चीजों में भी नहीं रखनी है। तो उसमें क्या होता है? क्लाउड होता है, एक स्पेस होता है साइबर का, जहां आप अपनी चीजों को रख सकते हो और उस चीज को बाद में क्या आप एक्सेस कर सकते हो। एक निश्चित लिमिट तक वो फ्री होता है, उसके बाद क्या है, आपको एक कॉस्ट के ऊपर वो क्या किया जाता है? प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके क्या है? वेब लिंक्स होते हैं। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड वेब नाम से जो लिंक है, इससे जितनी भी आजकल चीजें होती है, ऑनलाइन चीजें होती है, वो आपको एक लिंक बना के उसके ऊपर, अपनी कोई वेबसाइट है, कोई भी चीज है, तो एक लिंक बना के उसके ऊपर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसको आपको क्या बोला जाता है? एक आपकी IP एड्रेस जो होता है, या इंटरनेट एक आइडेंटिटी होती है आपकी, वो जो चीज है वो यहाँ से आपको मिलती है। और ये साइबर स्पेस है जो इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस करते हो, इसमें आप सूचनाएं और चीजें आदान प्रदान करते हो। मेजोरिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर इन USA, UK, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। क्यों भाई? क्योंकि भैया डेवलपमेंट, इनके पास डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है और पूंजी है, और यूज करने के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जब इनके पास हैं, तो इनकी वजह से क्या है, अब यहाँ पे अधिकांश चीजें जैसे ईमेल है, ई-कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ठीक है, ई गवर्नेंस है, ये सारी चीजें अब इनके पास हैं। आप सरकारी सेवाएं हैं, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई फ्लाइट बुक करनी है, कोई चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी है, वो आप इंटरनेट के माध्यम से, कोई सूचना भेजनी है, आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। यही क्या है? आपका साइबर स्पेस है। तो आज की क्लास में हमने जो चीजें देखी वो थी, पिछले जो चैप्टर में कुछ चीजें हमने नाम पढ़े थे, उनको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा। पहली चीज थी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हमने देखा लैंड, वाटर,
लैंड में 2 देखी, हाईवे और रेलवे, और फिर वाटरवे देखा। वाटरवे के बाद वाटरवे में हमने 2 देखी, सी वाला और इनलैंड, और फिर उसके बाद हमने एयरवे देखा, पाइपलाइन देखी, और टेलीकम्युनिकेशन देखा। टेलीकम्युनिकेशन में हमने सैटेलाइट्स देखे और इंटरनेट और साइबर वाला कंसेप्ट, साइबर स्पेस वाला कंसेप्ट देखा। इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी में बने रहें और पिछले वीडियो को आप निरंतर, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले अगर आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियो को देखें, क्योंकि उससे जो संबंधित सूचनाएं वो जुड़ी हुई हैं, वो आपको बेहतर चीजें समझने में सहायता करेगी। साथ में आप समर्थ एग्जाम प्रेप का ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप वीडियो को कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सकें और संबंधित जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर सकें। अपने मोटिवेशन बनाए रखें, पैशंस रखें और पैशन के साथ कार्य करें। थैंक यू वेरी मच।